ये जी चैप्टर नंबर 18 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आजकल के टाइम में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एंड हॉट टॉपिक। मशीन लर्निंग होगी, डेटा साइंसेज हो गई, डीप लर्निंग हो गई, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जिनके बारे में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को अवेयरनेस ज़रूरी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ चैप्टर टाइटल। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट नंबर 1 हाउ टू यूज ए स्टार या डाइकस्ट्रॉ। ये डाइकस्ट्रॉ है। जे इज साइलेंस, तो साइलेंट इसमें जो है रहेगा वो आपका जे रहेगा। डाइकस्ट्रॉ एल्गोरिथम टू फाइंड द, और इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, आईसी को हम फोकस करेंगे। शॉर्टेस्ट पाथ जो आपका डेस्टिनेशन तक जाने का, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, शॉर्टेस्ट पाथ। तो एआई का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आजकल आपको पता है, अगर कोई भी आपको सोर्स से डेस्टिनेशन तक रीच करना है तो आपके पास एल्गोरिदम होना चाहिए टू फाइंड आउट, वो फार्मूला होना चाहिए टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट पाथ इन ए ग्राफ। सेकेंड इज ऑल अबाउट हाउ एआई या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हैव हेल्प्ड विद मशीन लर्निंग। ये मशीन लर्निंग से रेलेवेंट एक टॉपिक है, आर्टिफिशियल न्यूरल के नाम से नेटवर्क। फिर एक और जो टर्म इसमें यूज होगी वो डीप लर्निंग की होगी। डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग एंड री इन्फोर्समेंट लर्निंग एंड द रीजन फॉर यूजिंग दीज मेथड इन, ये मेथड्स हैं असल में तीन डिफरेंट इसकी ब्रांचेस हैं, मेथड्स हैं। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, री इन्फोर्समेंट लर्निंग, एआई की। ये थर्ड पार्ट में इसको डिस्कस किया जाएगा। फिर एक इसमें आपकी सुपरवाइज्ड होती है, अंडर सम काइंड ऑफ सुपरविजन, और एक इसमें एक्टिव लर्निंग होती है, और एक इसमें अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। ये तीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एआई में जो अप्लाई होते हैं, इनको पार्ट नंबर 4 में डिस्कस किया जाएगा। फिर लास्ट फाइनल पार्ट होगा बैक प्रोपोगेशन करना ऑफ एरर्स की, और दूसरा रिग्रेशन के मेथड्स आपसे डिस्कस की जाएंगे जो मशीन लर्निंग में इस्तेमाल होते हैं। ये कुछ टर्म्स इसमें आपको जो हाईलाइट हुई हुई है वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने का एल्गोरिदम डाइकस्ट्रा, इसको स्टडी करना है। दूसरे में आपको आर्टिफिशियल न्यूरल जो कि आपको हेल्प करती है मशीन लर्निंग में। फिर तीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, रीइंफोर्समेंट मेथड्स हैं एक्चुअली एआई में जो यूज़ होते हैं, और क्या रीजंस होती हैं उसकी। और जो आपके थ्री लर्निंग मेथड्स हैं अप्लाइड होते हैं इन एआई, सुपरवाइज, एक्टिव एंड अनसुपरवाइज। और फिर एरर्स को आप आइडेंटिफाई करना हो प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स के बैक करके, और दूसरा रिग्रेशन मेथड। अब इसमें सबसे पहले ये जी हमारा की टर्म्स के साथ डाइकस्ट्रॉ। डाइकस्ट्रॉ एल्गोरिथम, pronounced as Dijkstraw, is a method, and why we use this method? To find a shortest path between two points on a graph. ये जिस इस एल्गोरिथम की बेस पे आप राउटर्स जो वर्क करते हैं, जब आप कोई डाटा पैकेट सेंड करते हो तो बीच में आपको पता है नंबर ऑफ राउटर्स आपके डाटा पैकेट्स को कैरी कर रहे होते हैं। और जो पैकेट स्विचिंग में एक सर्किट स्विचिंग होती है, एक पैकेट स्विचिंग होती है। तो पैकेट स्विचिंग में आपको पता है वो हर राउटर के पास नेबर राउटर की इंफॉर्मेशन होती है कि कितने डिस्टेंस पे है, और इस पे करंट जो आपके प्रोसेसेस कितना वो एंगेज है, कितना हैवीली ऑक्युपाइड है, उसके मुताबिक रूट स्टैब्लिश होता है टू रीच एट इट्स डेस्टिनेशन। तो ये उसी एल्गोरिथम पे काम करके हो रहा होता है डाइकस्ट्रॉ के। ईच पॉइंट ऑन अ ग्राफ, इसको हर पॉइंट को, जिस तरह उसमें हम राउटर बोलते हैं ना, तो यहाँ पे आप नोड कह सकते हो या वर्टेक्स कह लो। और ये बेस बनता है, जिस तरह मैंने आपको बोला, ये आपने अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी, आपको पता है ये जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम होता है। तो अगर आपने कहीं पे रीच करना होता है तो ये आमतौर पे एम्बुलेंसेज में इस तरह के इक्विपमेंट ट्रैकिंग का अवेलेबल होता है, जो आपको एआई देता है, और इंटेलिजेंस इतनी देता है कि आपको एक पॉइंट से डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचना है।
और दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ब्रीफली ये आपको वर्क किस तरह करती है बताने लगा। पॉइंट नंबर 1, जिस लोकेशन पे आपने स्टार्ट करना है उसकी वैल्यू हम 0 साइन कर देंगे। उस वर्टेक्स की, उस पॉइंट की, उस नोड की वैल्यू को हम 0 साइन कर देंगे। अभी आपको दिखाता हूं। नंबर 2, उस वर्टेक्स को, इस नोड को फिर आप कनेक्ट करोगे टू दी वर्टेक्स वी हैव जस्ट गिवन ए फाइनल वैल्यू। इन द फर्स्ट इंस्टेंस दिस इज स्टार्ट वर्टेक्स होता है, और अगली बात ए वर्किंग टेम्परेरी वैल्यू। अभी मैं आपको ना इसके बारे में ये ग्राफ के थ्रू आपको बताता हूँ। इसमें दो वर्ड्स यूज हुए हैं, वर्किंग वैल्यू क्या होती है और आपका स्टार्ट वर्टेक्स क्या होता है। इफ ए वर्टेक्स ऑलरेडी हैज ए वर्किंग वैल्यू, अगर उसको पहले से असाइन हुई हुई है, ओनली रिप्लेस इट विद अनदर वर्किंग वैल्यू इफ द वैल्यू इज लोअर। ये भी आपको बताता हूँ। ये देखो, ये नीचे ग्राफ बना हुआ नजर आ रहा होगा। ये जी आपकी सर्कल लेटर्स को, ये आपका समझ लो स्टार्ट नोड है। अब इसके पास जो नेक्स्ट ऑप्शंस हैं वो बी भी है नोड, वो सी भी है नोड, ठीक है। अब इसका जो डिस्टेंस है वो 5 है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये वैल्यू की बात हो रही है। इसका इधर तक जो डिस्टेंस है वो सी तक 6 है, और आपने रीच जो करना है वो जी तक करना है। दिस इज डेस्टिनेशन। इफ यू वांट टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू जी, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ? इसको कैलकुलेट करने का ही एल्गोरिथम है, जिसे डाइकस्टॉप बोलते हैं। अब इसको अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे ऊपर, पहले थ्योरी पढ़नी है पहले थ्योरी पढ़ लो, बाद में पढ़नी है बाद में पढ़ लो। अभी चूंकि ये सारी आपकी थ्योरी है, तो जब तक मैं आपको इसकी डायग्राम एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इस थ्योरी की समझ आपको मुश्किल आनी है। लेकिन मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। सपोज वी हैव ए फॉलोइंग ग्राफ, इसे रूट मैप भी बोल सकते हैं, ग्राफ कह लो या रूट मैप कह लो। यहाँ 7 वर्टिसेस हैं, 7 नोड्स हैं जो लेबल कर दिए गए ए से जी तक, और आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड जी। द नंबर शोज, ये नंबर है आपके 5, 4, 6, 12 वगैरह, ये डिस्टेंस है बिटवीन ईच पेयर ऑफ वर्टेक्स। मतलब ए से बी का डिस्टेंस 5 है, बी से डी का 4 है, डी से जी का 12 है। ये सारे डिस्टेंसेस हैं। अब आप इसी ग्राफ को जब रीड्रॉ करोगे, ये वर्किंग वैल्यू है, ये इसमें वर्किंग वैल्यू आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये वर्किंग वैल्यू है 5, ये वर्किंग वैल्यू है 6, और आपका जो स्टार्ट होगा, स्टार्ट नोड या स्टार्ट वर्टेक्स, ठीक है, ये स्टार्ट है। मतलब जिस जगह पे आप हो इस वक्त, वहां डिस्टेंस तो कोई नहीं होगा ना, 0 पॉइंट पे होगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे लेबल आपने 1 दे दिया, ठीक है, पहला है ना, पहली नोड है। अच्छा, अब आपने चेक करना है इसके साथ कनेक्टेड जो वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस हैं, वो बी है और दूसरा सी है। इनका डिस्टेंस आपने यहाँ पे लिख दिया 5 इसका और 6 इसका। तो इनका डिस्टेंस आपने निकाल लेना है, ठीक है। डिस्टेंस किस तरह आएगा? 5 माइनस 0, 5 आ गया। ये 6 है ना डिस्टेंस, 6 माइनस 0, ये 6 आ गया। ये आपकी वर्किंग वैल्यू है 5 एंड 6। ये एक काइंड ऑफ डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी या ए टू सी। अब अगली बात, और ये लेबल आपको दिख रहे होंगे, वर्टेक्स लेटर हो गया, ए को वर्टेक्स लेटर कह रहा है। ऑर्डर ऑफ लेबलिंग ये जो रेड कलर का है। फाइनल वैल्यू जो यहाँ पे आपकी आखिरी बॉक्स में दिख रही है, फाइनल वैल्यू है। मतलब इस करंट वर्टेक्स की फाइनल वैल्यू क्या है? 0 है, उसी पॉइंट पे खड़ा है जहां से आगे की तरफ जी की तरफ जाना है। ये फाइनल वैल्यू है, और जो वर्किंग वैल्यू है वो चेंज होगी।
इधर 5 है, इधर 6 है। अभी देखते हैं। अब इसके पास बी के पास क्या ऑप्शन है? बी के पास ऑप्शन है नेक्स्ट, क्योंकि इसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, तो जी की तरफ जाने का जो वे है वो वाया डी भी है और वाया ई भी है। ठीक है, ये दो। और अगर आप सी से ऑनवर्ड देखो तो सी का जो नेक्स्ट वर्टेक्स है वो ई भी है और नेक्स्ट वर्टेक्स वो एफ भी है। अब ये देखिएगा, सेट द फाइनल वैल्यू ऑफ द स्टार्ट वर्टेक्स। ये फाइनल वैल्यू हो गई है जी, इसको हमने चेंज नहीं करना। चेंज कर मतलब ये फाइनल है, ये चेंज नहीं होगी। 0 इज द फाइनल वैल्यू। द टू वर्टेक्स कनेक्टेड टू ए बी एंड सी, जैसे कि ऊपर देखा आपने, और गिवन द वर्किंग वैल्यू 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, जैसे कि आपको दिख रही है। ये ब्लू कलर में ये वर्किंग वैल्यू है। ठीक है, इसे वर्किंग वैल्यू आप कह सकते हो। बाकी इन तीनों की लेवल आपको बता दी है। दिस इज द फाइनल वैल्यू। मेक द स्मॉलेस्ट वर्किंग वैल्यू vertex B a final value, then give the vertices connected to B। नेक्स्ट कौन से हैं? एक D है, एक E है। वर्किंग वैल्यू बेस्ड ऑन द ओरिजिनल डिस्टेंस, द वर्किंग वैल्यू फॉर E इज द फाइनल वैल्यू ऑफ B प्लस द वैल्यू ऑफ B टू E। तो आपको पता है जो इसकी वर्किंग वैल्यू B की 5 है और उसका आगे बी से ई तक का डिस्टेंस वो 6 है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 11। कहाँ पे? ये ई की वर्किंग वैल्यू आ गई। और इसका मतलब फाइनल वैल्यू क्या हो गई? फाइनल वैल्यू बी की ये फाइनल हो गई और इसको लेबल दे दिया 2। ये 1 है ना, ये 2। द वर्किंग वैल्यू ऑफ डी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, तो जब बी से डी की तरफ जाएगा तो ये आपके पास क्या होगा? बी प्लस द वैल्यू ऑफ बी टू डी, दैट्स मीन 5 प्लस 4, इट विल गिव यू डी 9। 5 प्लस 4 इट विल गिव यू वर्किंग वैल्यू 9। मतलब आपने जो इसकी करंट वैल्यू है ना उसमें अगली वैल्यू ऐड करके वो आपने लिख देनी है। ये आपकी वर्किंग वैल्यू आपकी आ गई, डी की भी आ गई, ई की भी आ गई। और दूसरी तरफ पिछला जो नोड है या वर्टेक्स है उसकी जो ऑर्डर वैल्यू है वो भी आ गई प्लस इसकी फाइनल वैल्यू भी आ गई। अब यही आपने सेम इसी तरह ये आपने नेक्स्ट सी के साथ भी देखना है। मेक दी स्मॉलेस्ट वर्किंग वैल्यू ए फाइनल वैल्यू, जो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू हो सकती है यहां से यहां तक जाने में, वो आपकी 5 फाइनल हो चुकी है, दैट्स मीन ये फाइनल है। ठीक है, इससे छोटी वैल्यू कोई हो नहीं सकती। इस रूट तक पहुंचने की ये फाइनल वैल्यू 5 से छोटी, बी तक ए से बी तक जाने की फाइनल वैल्यू इससे छोटी हो नहीं सकती। अब आप देखो, बी से डी पे आप वाया बी भी जा रहे हो और वाया ई भी आप डी पे जा रहे हो, तो छोटी वैल्यू कौन सी होगी? जो छोटी वैल्यू है वो फाइनल वैल्यू में लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ना कि बी से डी तक जाने की जो वर्किंग वैल्यू है 9 है, जबकि यही आप अगर आप वाया ई देखोगे अभी थोड़ी देर में, अभी लेकिन इसकी भी वर्किंग वैल्यू अभी आपकी आएगी यहाँ से, जैसे ये आई है 6 प्लस 7, 6 प्लस 7 11। ठीक है, ये इसकी वर्किंग वैल्यू है। और अगर आप इधर से आते हो 5 प्लस 6 ये 11, 6 प्लस 7 ये भी 11, दोनों सूरतों में 11 है। ठीक है, ई तक की नोड को टच कर रहा है, इधर से चाहे आ रहे हो वाया ए ऐसे, चाहे इधर से आ रहे हो वाया बी ई की तरफ, दोनों की सूरत में ये 11 ही बनती है।
और एक चीज और बताऊं आपको, 5 + 4 9, 9 + 3 ये 12 बनती है। तो 12 को आप ड्रॉप कर दोगे, 12 नहीं लेगो, ठीक है। छोटी वैल्यू देखनी है। ई तक जो कनेक्टेड वर्टिसेस हैं जो पीछे से आ रही हैं ए की तरफ से, एक तो ये हो सकती है ना, 6 + 7 11, एक ही ऑप्शन है। अच्छा, दूसरी ऑप्शन ये है 5 + 6 अगेन 11। फिर एक ऑप्शन है 5 + 4 + 3 9 10 11 12। एक और ऑप्शन भी है 6 + 6 12 और 12 + 5 17। तो इसमें आपने देखी ना छोटी सी छोटी कौन सी है, तो 11 इज द छोटी वैल्यू। यहां से आए तो 12 है, यहां से जाएं तो 17 है, इधर से जाएं ए से, बस आपने ए से स्टार्ट करना है। जो इस पे पॉसिबल कनेक्टेड पाथ्स हैं उसके मुताबिक आपने जो छोटी वैल्यू है वो लिखनी है, छोटी वैल्यू जो है वो आपने लिखनी है। तो इसका मतलब ये, जब आपने इसके साथ कनेक्टेड देखा बी तक पहुंचने का रास्ता, देखो बी से पहुंचने का रास्ता एक तो ये भी तो हो सकता था ना, ए से सी, सी से ई, ई से फिर बी, ये भी तो एक रास्ता है। फिर ए से सी से ई, सी से डी, ई से सॉरी डी, और डी से बी, ये भी एक रास्ता है। एक रास्ता ये है ए सी ई बी, लेकिन सबसे जो शॉर्टा रास्ता है वो 5 है, दैट्स वाई ये फाइनल हो गया। अब इधर भी आपने इसका ऑर्डर वैल्यू भी लिखनी है और इसकी फाइनल वैल्यू भी लिखनी है, इधर भी इसका ऑर्डर वैल्यू भी लिखनी है, इसका फाइनल वैल्यू भी लिखनी है। इस सब के लिए इसी तरह करते जाओगे। अब यही बता रहा है आपको। नाउ गिविंग वर्किंग वैल्यूज टू ऑल वर्टिसेस connected to C, note that the working value of E remains 11 since the final value of C plus the value C2E is 13. C2E is 13. ये 6 + 7 is 13. Just drop it. 5 + 6 is, ये वैल्यू छोटी है जी, 5 + 6 11, ये इस वैल्यू को कंसिडर किया गया, ये देख रहे हैं, इट विल मेक 11। इधर अगर आप गौर करो, अब ए के थ्रू सी तक पहुंचने के क्या रास्ते हैं, इनमें से कोई भी ले लो, जो सबसे छोटा यही बनता है वैल्यू, ठीक है। इधर ये छोटी बनती है, इधर ये छोटी बनती है, और डी तक अगर आप गौर करो जो छोटी वैल्यू बनती है वो 9 ही बनती है, वाया ए बी डी। अगर आप लोगे ए सी ई डी, लॉन्ग वैल्यू, ए बी ई डी, लॉन्ग वैल्यू। और यही काम आपने एफ का भी करना है जनाब, यही कर रहे हैं ये आगे। Vertex D retain its working value since it is not connected to C, ठीक है, and is not affected. Vertex F takes the working value of C plus the value of C to F. C to F. This is a C, A से C और C से F। ये आपका क्या आ जाएगा 12, वर्किंग वैल्यू क्या आ जाएगा 12। आप देख लेना आगे, ये 12 आ गया। अब अगली बात, शॉर्टेस्ट रूट एस्टेब्लिश होना शुरू हो गया। पहले ये आपने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है सबसे छोटा था, और इसीलिए इसकी, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो डिस्टेंस वो बड़ा था, तो 2 इसलिए इसको देना पड़ेगा, ये 3 आएगा। समझ आइए, ऑर्डर लेवल आपका ये 1 क्यों दिया गया, इसको 2 क्यों दिया गया, और इसको इधर से 3 क्यों दिया गया, ठीक है। तो ये आपने ऑर्डर लेवल भी सेट हो गया। फाइनल वैल्यू 6 से छोटी हो नहीं सकती है तो 6 लिख दिया गया, फाइनल वैल्यू 5 से छोटी हो नहीं सकती है तो फाइनल वैल्यू 5 लिख दी गई है। और ये फार्मूला आपने आगे की तरफ भी इसी तरह प्ले करना है जैसे इसने किया। ये देखो, वर्टेक्स डी की बात करने लगा, इसकी नाउ हैज द स्मॉलेस्ट वर्किंग वैल्यू क्या 9, सो दिस बिकम्स ए फाइनल वैल्यू। किसी तरफ से भी आए,
किसी तरफ से भी आए डी तक, चाहे वो ए बी डी हो या ए सी ई डी हो या ए बी ई डी हो, 9 is the shortest value. That's why this is a final value. और अकॉर्डिंग टू नंबर ये 5 है, ये 6 है और ये 9 बन रहा है, तो इसको फिर लेबल 4 दे देगा, ऑर्डर लेवल। ये देखो, अब आपका ये ओके हो गया, ए बी के भी बॉक्स ओके हो गए, सी के भी बॉक्स ओके हो गए, डी के भी बॉक्स ओके हो गए। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि ई को भी अब ऑर्डर लेवल भी दे दिए जाए और फाइनल वैल्यू भी आ रही है, एफ को भी ऑर्डर लेवल भी दे दी जाए और फाइनल वैल्यू भी आ रही है, तो चूंकि ये 11 छोटी से छोटी डिस्टेंस हो सकता है तो ये फाइनल हो जाएगी, और ये चूंकि छोटी से छोटी वैल्यू हो सकती है, यही फाइनल हो जाएगी। ऑर्डर में आपने याद रखना छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ जाना है फाइनल वैल्यू के बेस पे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और इसके बाद अब आप अगर गौर करो, ये देखो 9 + 12, ये मैं ऊपर वाला रूट दे रहा हूँ, 9 + 12 ये हो गया 21। अच्छा, नीचे वाला रूट देखते हैं, 6 + 6 12 और 12 + 8 20 हो गया। ये रूट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो आपको याद रहेगा, ए बी डी जी। ये नीचे वाला क्या है, ए सी एफ जी। अच्छा, एक ये भी देख लेते हैं दरमियान में, 11, ये देखो ये 11 था ना, 11 + 6 17, 17 किसका बनता है जनाब, ए बी ई, ए बी ई जी, ए बी ई। तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने का और कोई रास्ता है, एक ये भी रास्ता है, 5 + 6 11, 11 + 6, और एक ये बनता है, ये 11, 11 + 5, 11 + 5 16, 16 + 8, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है, 24 हो गई है। तो ये मुझे लग रहा है ए बी ई जी, ए बी ई जी इज द शॉर्टेस्ट रूट। ये देखो, और इसने हर दफा उसको अटेम्प्ट किया, एक दफा ये भी शॉर्टेस्ट रूट निकला, लेकिन इसने भी जब देखा कि एक और रूट ऐसा था जिसकी फाइनल वैल्यू तक पहुंचने की जो डिस्टेंस है वो 17 बनता है। ये जो ऑरेंज नजर आ रहे हैं ना, ये आपको, इसे बोलते हैं फाइनल स्टेप वर्क बैक फ्रॉम जी टू ए। जी यहाँ से, ई बी ए, फॉरवर्ड वे ये होगा ना, ए बी ई जी, बैकवर्ड क्या होगा, जी ई बी ए, ए बी ई जी। सो द शॉर्टेस्ट पाथ इज ए बी ई जी। द रीजनिंग is as follows. The difference between the final value E and G is 6.
which is the same as the path length E to G. The difference between final value B and E is 6, which is the same as path B to E. The difference between ये same as. और ये जी आज ना आपके लिए एक्टिविटी छोड़ के जा रहा हूँ आसाम। ये एक्टिविटी जो है इस तरह की पेपर में आ जाती है। The following graph shows the routes through a large park. ठीक है, the Dijkstra algorithm to find the shortest path from A to I. तो अब आपने A to I का ये मालूम करना है। ठीक है, तो आपने इसको इसी तरह ये वर्क बैक के साथ आपने बताना है A to I का क्या शॉर्टेस्ट पाथ बनता है। ये जी आपकी असाइनमेंट होमवर्क है, इसको आप देख लो। बाकी आप अपने टेस्ट को रेडी कर लो और मंडे को आके अपना टेस्ट दे दो। बाकी फिर आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो ये जी आज का आपका लेसन है। अगला ए स्टार एल्गोरिदम है, इसको इंशाल्लाह देख लेंगे क्या है ये। ठीक है, फिर इस एक्टिविटी को देख लेंगे, ए स्टार को देख लेंगे, फिर AI मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसेट है मशीन लर्निंग AI का, और जो डीप लर्निंग है ये सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, ये सबसेट्स हैं इसके। और इसमें आपको बताएंगे कि क्या इसमें 3 कैटेगरीज कौन सी होती है AI की, नैरो AI, जनरल AI एंड स्ट्रॉन्ग AI। इसको देख लेंगे। मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, इसको देख लेंगे। और ये चैप्टर फिर हम टाइप्स ऑफ, कितनी टाइप्स हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज क्या होती है, और री इन्फोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, ये जो आपको स्टार्ट में मैंने दिखाया। ठीक है जी, फिर ये आपका एक और पार्ट आ जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आर्टिफिशियल न्यूरल न्यूरल नेटवर्क, इसको देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। कैट को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, चैट बॉट को डिस्कस कर लेंगे, इनका कंपैरिजन है डीप लर्निंग वर्सेस, और फिर बैक प्रोपगेशन एंड रिग्रेशन लास्ट टॉपिक। सेट ऑफ AI और ये ट्रेंड एल्गोरिथम्स होते हैं जो पास्ट एक्सपीरियंस एग्जांपल की बेस के ऊपर वो गैदर करता है, और फिर आगे लेवल पे वो प्रेडिक्शन और या डिसीजन मेकिंग की तरफ चला जाता है जो प्रीवियस सिनारियो के ऊपर बेस कर रहा होता है। और ये इसके लिए आपको काफ़ी हाई कंप्यूट चाहिए होता है एज ए ह्यूमन, जिसमें आपको सालों साल लग सकते हैं। एज ए आपका कंप्यूटर ये, क्योंकि इसकी पावरफुल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज होती हैं और एक्यूरेट एंड फास्ट आपको ऑफर करता है, ये जो आफ्टर प्रोसेसिंग दोज जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनके ऊपर वर्क करके। तो इसकी एग्जांपल उसने ये दी थी कि सर्च इंजन एक एग्जांपल है कि जब कभी आप किसी को क्यूरी सेंड करते हो, कोई टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो, तो इसका आमतौर पर जो फर्स्ट पेज आता है और उस पे आपको अपनी रिक्वायर्ड रिजल्ट्स मिल जाते हैं, तो आमतौर पे इसको क्लास करता है सर्च इंजन एज ए सक्सेस। और अगर वो आपके सेकंड थर्ड फोर्थ पेजेस आपके हो रहे हैं और वहां तक आप सबको जाना पड़ रहा है, आपको फर्स्ट पेज पे आपकी जरूरत पूरी नहीं हो रही, आप क्लिक कर रहे हो सेकंड थर्ड फोर्थ पेज पे जाके, तो इसको सर्च इंजन अपना फेलियर कंसिडर करेगा। ठीक है, तो ये आमतौर पे जो क्यूरीज होती हैं वो बहुत ही उसके ऊपर एफिशिएंट एंड फास्ट एक्यूरेट सर्चिंग, और आपकी जो कंसर्निंग टॉपिक है उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको उस वेबसाइट के ऊपर अवेल करना, ये उसकी जॉब होती है सर्च इंजन की। सक्सेस और फेलियर वो मेजर करने का इसका एक तरीका है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही होती हैं डे बाय डे, जो सर्चिंग क्यूरीज आती हैं डिफरेंट रीजन डिफरेंट ऑरिजन से, तो उसकी बेस पे लर्न करता है, और पास्ट जो परफॉर्मेंस मीनिंग इट्स एबिलिटी टू कैरी आउट सर्चेस बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड एंड एक्यूरेट। लेबल्ड और एंड अनलेबल्ड डाटा क्या होता है, उसमें एक सिंपल सा उसने कहा है कि व्हाट इज मेंट बाय लेबल्ड और अनलेबल्ड डाटा। सपोज एक उसने एग्जांपल दी है, सपोज आपका सेलिंग बिजनेस है, कार्स व्हीकल को सेल करने का बिजनेस है, गैराज है, सेलिंग व्हीकल, और आपकी 3 डिफरेंट सोर्सेज के साथ आपकी कनेक्टिविटी है जहां से आपको कार्स मिलती हैं और आगे आप उसको सेल करते हो।
पहला जो आपका सोर्स कार्स या व्हीकल के लिए है, सोर्स वन, उसकी क्या डिटेल है? डिटेल ये है कि जो सोर्स वन से आपकी आती हैं कार्स वो फुली सर्विस होती हैं, बस ये पॉइंट है। जो सोर्स टू है, अनदर पर्सन, अनदर कंपनी, वो आपको यूजुअली जो प्रोवाइड करता है अपनी कार्स, जो जिसको आप अपने शोकेस में लगाते हो या आप उसको सेल करते हो, वो यूजुअली अनसर्विस होती है। सोर्स वन की फुली सर्विस, सोर्स टू की यूजुअली अनसर्विस होती है, अक्सर, बेशतर। जो सोर्स थ्री है, अच्छा एक और चीज, ये प्रोवाइड क्या करती है? ये कार्स देती हैं। सोर्स टू आपको क्या देती हैं? वैन्स देती हैं। ये बड़ा मसला होता है। सोर्स टू से आपको क्या मिलती है? वैन्स मिलती हैं। सोर्स वन से कार्स सर्विस, सोर्स टू से वैन्स अनसर्विस, सोर्स थ्री से मोटर बाइक्स, और ये अक्सर और बेहतर सर्विस होती है। ये तीन डिफरेंट आपके सोर्सेज बता देंगे। व्हीकल जो लेस देन 3 years old also come with a warranty, thus the garage has in stock। लेस देन 3 years चीज की होती है विद वारंटी। अच्छा, व्हीकल वन, ये आपको जैसे अपने गराज के अंदर जो व्हीकल वन की आपको बता दी, व्हीकल टू की फीचर्स या प्रॉपर्टीज बता दी, व्हीकल थ्री की, व्हीकल फोर। तो ये आपकी व्हीकल नंबर वन जो खड़ी है, ये कार है, ठीक है। इसका मतलब कार किधर से आ रही है? सोर्स वन से आ रही है। और कार अगर है सोर्स वन से आ रही है, ऑब्वियसली सर्विस्ड होगी। और अगली बात, वारंटी और नो वारंटी, उसने ये कह दिया कि लेस देन जो 3 years है, मतलब अगर तो पीरियड लेस देन 3 year ओल्ड है व्हीकल, तो वो आपकी ऑल्सो कम विद ए वारंटी। हाँ, जिसका पीरियड 3 साल से ज्यादा या ओवर का है, वो वारंटी में नहीं है, सीधी सी बात है। वारंटी का मतलब ये होगा कि ये लेस देन 3 years ओल्ड है, मॉडल इसका लेस देन 3 years ओल्ड है, 2 साल पुराना, 2.5 साल पुराना, 3.25 साल पुराना, तो ये आपका इसका मतलब होगा कि वारंटी है, तो ये मॉडल विद इन दैट रेंज है। और जब उसने पॉइंट टू में आपको बुलेट बताया व्हीकल टू है, व्हीकल टू ऑब्वियसली आपको ऊपर की डिटेल के मुताबिक वैन है और सर्विस भी नहीं है। और नो वारंटी का मतलब है ये इसको 3 साल से पुरानी कार है, नो वारंटी 3 साल, ऑब्वियसली कॉन्ट्रेंट के मुताबिक, जो चौथा पॉइंट है। 4 पॉइंट से आपने ये डिटेल एक्सट्रैक्ट कर की जा रही है। व्हीकल थ्री कार है, और कार है फुली सर्विस्ड, सोर्स वन से अगर आई है तो। लेकिन इसमें हाईलाइट कर दिया व्हीकल थ्री के बारे में कि नो सर्विस, लेकिन लेस देन 3 years वारंटी में है, लेस देन 3 years, लेकिन सर्विस नहीं है। व्हीकल वन ऊपर ऑलवेज ऑलवेज कम फुली सर्विस्ड है सोर्स वन, लेकिन अब ये व्हीकल की ऐसी वेरिएशन इसने बता दी जो सर्विस नो सर्विस है। व्हीकल नंबर फोर, मोटर बाइक, यूजुअली सर्विस होती है तो ठीक है, और वारंटी में होती है तो इसका मतलब लेस देन 3 है। अब अगली बात, कमिंग इनटू स्टॉक इन द नेक्स्ट फ्यू डेज आर, जो आने वाले दिनों में कमिंग इनटू स्टॉक है। व्हीकल नंबर फाइव फ्रॉम सोर्स वन, 2 years ओल्ड, वारंटी। व्हीकल नंबर सिक्स, सोर्स नंबर थ्री, सोर्स नंबर थ्री इज कार, नो सर्विस, वारंटी में है, 4 years ओल्ड है, ये अलग से उसको कैटेगराइज कर रहा है, इसका मतलब ये वारंटी में नहीं है। व्हीकल नंबर सिक्स वारंटी में नहीं है क्योंकि लेस देन 3 पे वारंटी था। व्हीकल नंबर फाइव फ्रॉम सोर्स टू, मतलब वैन नो सर्विस, वारंटी वगैरह, नो वारंटी का। और ऑब्वियसली ये 1 year ओल्ड
व्हीकल नंबर 6 सोर्स नंबर 3 इज ओके। व्हीकल नंबर 7 सोर्स नंबर 2, सोर्स नंबर 2 का मतलब वैन्स, नो सर्विस, नो वारंटी। अब अगली बात, अब आपको लेबल्ड और अनलेबल्ड डाटा के लिए उसने पूरी स्टोरी बता दी, बैकग्राउंड इसकी बता दी। व्हीकल 1 2 3 जो ऊपर ये 7 है उसके पास व्हीकल्स, ठीक है, जो कमिंग होने वाली है 5 से 7 तक, और जो इस वक्त मौजूद है स्टॉक में 1 से 4 तक। 1 2 3 4 आर ऑल लेबल डाटा। लेबल डाटा मतलब उसकी डिटेल बताया आपको, लेबल बताया उसका मतलब what type of vehicle they are, whether they have in service, whether they have in warranty। ये लेबल्ड में आएगा, लेबल डाटा है जिसके बारे में एग्जैक्टली आपको ऊपर जो स्टॉक की इनसाइड आपको 5 या 4 आपने व्हीकल बताई हैं, उसके यहाँ से आपको चारों के बारे में तो लेबल डाटा है, फुली डिफाइंड एंड रिकग्नाइजेबल है, दे आर फुली डिफाइंड एंड रिकग्नाइजेबल है क्लैरिटी के साथ। हाँ, यहाँ पे 5 6 7 में अगर गौर करो, ये थोड़ा सा आपको अनडिफाइंड है। व्हीकल नंबर 5 6 7 आर अनलेबल्ड डाटा। क्या रीजन है? सिंस वी डू नॉट नो व्हाट टाइप ऑफ व्हीकल दे आर एंड वी ओनली नो देयर सोर्स एंड एज। बस पता, यहां से क्या पता चल रहा है? सोर्स वन ये नहीं पता चल रहा कार है, वैन है, मोटर बाइक है, लेबल डाटा में पता चल जाता है। जो अनलेबल डाटा होता है जिससे सिर्फ सोर्स से ये नहीं आइडिया हो रहा एग्जैक्टली वो कार है, वैन है, मोटर बाइक है क्या। और दूसरा, हाँ ये जरूर पता चल रहा है कि वारंटी में है या नहीं है, क्योंकि 2 इयर्स ओल्ड क्लियर बता दिया गया, 4 इयर्स ओल्ड क्लियर बता दिया, 1 ईयर ओल्ड क्लियर बता दिया गया। तो इसका मतलब है व्हीकल 5 6 7 जो कि अनलेबल्ड डाटा है, सिंस वी डू नॉट नो क्या टाइप ऑफ व्हीकल क्या है एंड वी ओनली नो देयर सोर्स एंड एज का पता लग रहा है, 2 साल, 3 साल, 10 साल, सोर्स का पता लग रहा है, लेकिन कार क्या है, व्हीकल की टाइप क्या है, वो ये नहीं पता। Unlabeled data is data which is unidentified and need to be recognized. Some processing would need to be done before they could be recognized as a car, van or motorbike. इसका मतलब अगर आपको डाटा दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसमें से लेबल्ड कौन सा है, अनलेबल्ड कौन सा है। लेबल्ड का मतलब ये होता है उसमें प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, हर चीज क्लियर होती है। और अनलेबल्ड में सोर्स 1 2 3 से ये पता नहीं लग रहा, कार्ड की टाइप का नहीं पता, जहां कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिल रही है लेकिन कुछ हिडन है, जैसे सोर्स 1 3 2 पता नहीं लग रहा टाइप का। जबकि ऊपर अगर आप देखो क्लियर बिल्कुल है, व्हीकल 1 की टाइप भी पता चल रही है, सर्विस या अनसर्विस है ये भी पता चल रहा है, वारंटी में है या नहीं वारंटी में वो भी बता रहा है। दिस टाइप ऑफ डाटा जो ऊपर है ये लेबल्ड है, जो टाइप ऑफ डाटा जो नीचे है ये अनलेबल्ड है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें आपकी जो रिकग्निशन होती है या उसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्लियर होती है। लेबल्ड में बस इतना भी लिख दोगे ना, ये लेबल डाटा की ये क्लैरिटी हर चीज में, जबकि अनलेबल्ड में ऐसा नहीं है। नाउ सपोज you want to automatically count the types of birds seen in the bird sanctuary. The proposed system will consider bird features such as shape of beak क्या है, color of feather क्या है, body size क्या है, and so on. This require the use of label data to allow the birds to be recognized by the system. मतलब एक बर्ड की रिकग्निशन या आइडेंटिफिकेशन कैसे क्लियर होगी? उसकी शेप के बारे में पता हो, शेप ऑफ द बीक, कलर ऑफ द फेदर, और बॉडी साइज, ये कम से कम ये 3 चीजें अगर पता है तो ये लेबल्ड है, रिकग्नाइजेबल कंटेंट है या उसका बर्ड की टाइप। अब अगर आप यहां पे देखो, पिक्चर्स ऑफ बर्ड आर नोन एज लेबल्ड डाटा, क्योंकि यहां से आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है।
साइज का भी पता चल रहा है, कलर का भी पता चल रहा है, फेदर का, और उसका बीक, बीक चोंच को बोलते हैं। सारी चीजें मिल रही है ना, इस फोटो से मिल रही है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज। अच्छा, यहां से क्या एक्सट्रैक्ट हो रहा है इस पिक्चर से? एक तो ये लेबल डाटा है, ठीक है, ये यहां से हमें ये सारी फीडबैक आ रहा है। द मॉडल इज ट्रेन्ड बेस्ड ऑन द बर्ड फीचर, ठीक है। अगर आपके पास नंबर ऑफ बर्ड्स अवेलेबल हैं, चाहे फिजिकली देख रहे हो चाहे आप पिक्चर में देख रहे हो, लेबल डाटा है, तो ये आपके सिस्टम को ट्रेन कर दिया गया कि अगर ये साइज होगा, ये फेदर कलर होंगे, ये बीक होगा, तो ये बर्ड है। ये साइज होगा, ये बीक होगा, ये कलर होगा फेदर का, तो ये बर्ड का नाम ये है, ये इसकी डिटेल है। ये लर्निंग है, ठीक है, ट्रेन्ड बेस्ड ऑन द बर्ड फीचर। फीचर उसकी 3 बता देंगे उसकी बेस पे। अच्छा, इसको आगे कनेक्ट किया गया मॉडर्न जो लर्न्स एंड द कंपेयर्स बर्ड फीचर, उसके साथ इनपुट किया गया न्यू डाटा। न्यू डाटा में क्या, बर्ड हैज बीन डिटेक्टेड, हाँ, मतलब सेंसर्स के थ्रू या जैसे है उसको डिटेक्ट कर लिया गया कि ये बर्ड ही है, डिटेक्ट कर लिया। पर प्लस ये जब मजीद इसमें ऐड ऑन कर दिया गया और पीछे से आपको ये डाटा रिसीव हो रहा है, और अल्टीमेटली ये आपको आउटपुट ए ऑफ नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ बर्ड इज प्रोड्यूस, कि अगर ये बर्ड है तो ये इसका नंबर ये है 30, इस तरह का बर्ड है, ये साइज है, ये फेदर है, ये कलर है, तो ये किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, नंबरिंग कर देगी 15 में, 8 में, 17 में, आउट ऑफ नंबर, आउटपुट ऑफ ए नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ बर्ड इज प्रोड्यूस्ड। अच्छा, अब मशीन लर्निंग, ये याद रखना टॉपिक मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं। मशीन लर्निंग recognizes the bird as a label data, allowing it to be trained. Once trained अगर हो जाए, ये सारी फीड कर दी जाए, it is able to recognize each type of bird from the original data set. एल्गोरिथम जो यूज होती हैं एनालाइज करने की जो इनकमिंग डाटा है, by comparing it to bird features already recognized by the model. मॉडल में ऑलरेडी डेटाबेस में पड़ा हुआ है, डेटाबेस में उस पिक्चर के ऊपर या उस बर्ड के ऊपर रिसर्च करने के बाद आपने साइज बता दिया, कलर बता दिया, और बीक की पोजीशन, शेप बता दी। जब ये बीक की पोजीशन आ गई, शेप आ गई, उसका साइज आ गया, उसका कलर आ गया फेदर का, तो ये ऑलरेडी जो आपका सिस्टम में मौजूद है। जो नया आपका बर्ड कंपैरिजन के लिए आया, उसने सिस्टम के साथ चेक किया कि यार इसका साइज किसके साथ मैच कर रहा है, इसका कलर किसके साथ मैच कर रहा है, इसका जो बीक शेप है किस बीक शेप के मुताबिक मैच कर रहा है। तो इसको जब वो डिटेक्ट कर लेगा, डिटेक्ट करने के बाद ये एंड टू लर्न फ्रॉम दिस डाटा से इन्फॉर्म करेगा आपको अपने उस डिसीजन से, आर देन मेड based on what it has learned. Thus, in this example, it is able to recognize new data and produce an output automatically showing how many of each type of bird was detected. तो इसका मतलब वो मॉडल जो होता है उसके अंदर जो डाटा पड़ा होता है उसके साथ आपका जब मैचिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज, तो ये एक लर्निंग मेथड के थ्रू वो आपको नंबर ऑफ बर्ड्स की डिटेल बता देगा कि इतने बर्ड्स इस टाइप के हैं, इतने बर्ड्स इस टाइप के हैं, इतने बर्ड इस टाइप के हैं। एग्जाम्पल ऑफ मशीन लर्निंग इंक्लूड, अच्छा इसकी एग्जाम्पल क्या होती है? एग्जाम्पल है स्पाम डिटेक्शन जो होती है, ये भी लर्निंग होती है, जिसमें क्या होता है उस ईमेल का जो कंटेंट होता है ना, उसकी बेस के ऊपर, उसकी वर्ड्स के बेस के ऊपर, उनकी जो सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की बेस पे, उसके अंदर जो ग्रामर यूज की गई है उसकी बेस पे ये डिटेक्ट कर लेता है, रिकग्नाइज कर लेता है कि ये ईमेल जो है प्रोड्यूस हुई है विदाउट द नीड ऑफ एनी ह्यूमन इंटरएक्शंस, रिकग्नाइज कर लेता है ये स्पाम मेल है जो जनरेट हुई है बाय अ काइंड ऑफ रोबोट। ये जो रोबोटिक ये आपके कंटेंट है वो जब बनते हैं तो
ये आमतौर पे ये थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स कंप्यूटर या डिवाइसेस की तरफ भेज जाते हैं एक मेल की फॉर्म में, और इसकी जो डिटेल को एनालाइज करने के बाद सिस्टम या लर्निंग मशीन इस चीज़ को जाके मेक श्योर करती है कि ये डिटेक्ट करती है कि ये एक काइंड ऑफ स्पैम है, स्पैम मेल है। वो कैसे करती है? बहुत सारे इसकी अपने वेज हो सकते हैं, जिसमें ईमेल जहां से आई है उसका स्ट्रक्चर चेक करता है, उसका टोटल, आमतौर पे कंपनीज का डोमेन होता है, उसका नाम होता है, वो ऐसे अन सोर्सेज जो होती हैं आपकी रिलायबल जो नहीं होती सोर्सेज की तरफ से, रिलायबल नेम एक होना चाहिए, और वो @ के साथ कंपनी के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। वो जो स्पैम मेल होती है उसमें ऐसा इस तरह की एहतियात नहीं की जाती, या उसका कंटेंट चेक करता है। वो कंटेंट में अगर कोई थ्रेट मालूम हो रहा है, कोई ब्राइब मालूम हो रही है, कोई ग्रीड नजर आ रही है कि लॉटरी निकल आई जनाब, आपने 10,000 का जो है वो प्राइज मनी जीत लिया है, वो कंटेंट को स्टडी करता है, एनालाइज करता है, और उसके बेस के ऊपर उसका फाइनल डिसीजन क्या होता है कि एक स्पैम डिटेक्शन है। इसके अलावा इसकी एक और एग्जांपल मशीन लर्निंग की इससे बताइए। पहले तो ये स्पैम के हवाले से बताया है डिटेक्ट। नंबर 2, सर्च इंजन आपकी सर्चिंग को रिफाइन बेस्ड ऑन अर्लियर सर्चेस कैरिड आउट, द सिस्टम लर्न्स फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स। ठीक है, जिस तरह की सर्चिंग क्यूरी आपने दी है उस तरह की सर्चिंग क्यूरी पास में भी दी गई थी, वो इतना अच्छा उसने फिल्टर नहीं लगाया। हाँ, जैसे टाइम गुजरता गया वो मजीद स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम यूज किए गए ताकि आपका सर्चिंग क्राइटेरिया की बेस पे नैरो कर दिया जाए सर्च, और आपकी उस लेवल पे जो नीड को फुलफिल करने के लिए जो सर्च इंजन आपको रिप्लाई करेंगे फर्स्ट पेज के ऊपर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम्स के थ्रू आपको फिल्टर आउट करके आउट ऑफ नंबर ऑफ आपकी वेबसाइट से सिर्फ वो कंटेंट सर्च करके ले आएगा जो आपकी नीड को फुलफिल करने के लिए पेज नंबर 1 पे आपके लिए प्लेस कर देगा। तो ये आमतौर पे रिफाइंड सर्चिंग जो होती है, ये भी पास्ट जो एक्सपीरियंस होते हैं लर्निंग उससे सीखता है। सर्च इंजन की बात हो रही है, सर्च इंजन को ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब ये मशीन लर्निंग की 2 एग्जांपल्स हैं। अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम में कि स्पैम डिटेक्शन या सर्च इंजन किस को फॉलो करते हैं, ये किस क्रॉस मैच में मशीन लर्निंग है, क्या है, किस चीज़ की एग्जांपल है, तो वहां पे आपने इस चीज़ को याद रखना कि इसको आपने कहाँ पढ़ा था। ठीक है, अगली बात, इसकी टाइप्स भी हैं, मशीन लर्निंग की टाइप्स भी हैं। वो डाटा का जो कैटेगराइज कर दिया गया था कि ये हेडिंग क्या थी, लेबल्ड एंड अनलेबल्ड डाटा। अब अगली बात जो हो रही है वो आपकी मशीन लर्निंग जो है उसकी टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मशीन लर्निंग की 4 टाइप्स हैं। चैट जीपीटी भी यही नजर आ रही थी, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। इसमें क्या क्या है टाइप्स में, याद रखना 4 टाइप्स हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट एंड सेमी सुपरवाइज्ड। पहली मशीन लर्निंग की पहली टाइप सुपरवाइज्ड है। इसमें जो सुपरवाइज लर्निंग में जो यूज होता है इसको प्रोसेस करने के लिए, वो रिग्रेशन एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन एनालिसिस, ये 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस हैं जो सुपरवाइज लर्निंग की बेस बनती है, जिसकी बेस के ऊपर मशीन लर्निंग होती है। सुपरवाइज में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक एनालिसिस रिग्रेशन और दूसरी उसकी क्लासिफिकेशन। ये प्योर कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, क्लासिफिकेशन है, ये प्योर टर्म्स हैं स्टैट की, स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस करना, बिग डेटे को एनालाइज करना, उससे मशीन को लर्निंग को मजीद स्ट्रॉन्ग करना, एल्गोरिदम ऐसे लेके आना जिससे आपकी मशीन जो है वो उस डेटे की बेस पे प्रिडिक्शन दे सके, ठीक है, डिसीजन मेकिंग कर सके आउटकम्स के तौर पे।
तो ये दो स्टैटिस्टिक्स टर्म हैं, इसके बारे में मजीद अगर जानना चाह रहे हो कि रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ये गूगल के ऊपर आपने डाल देना है इसको। अगर तो आपने कभी किसी जगह पे स्टैट का सब्जेक्ट पढ़ा हो, ये रिग्रेशन कॉरिलेशन ये टर्म्स वहां से आई हैं। स्टैटिकल डाटा, स्टैट, डिटेल, आपकी रिग्रेशन और कॉरिलेशन और क्लासिफिकेशन, ये सारी स्टैट की टर्म्स है। इट इज यूज टू, और इसको, इससे क्या आपको आउटकम क्या मिलता है, इट इज यूज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स बेस्ड ऑन पास्ट डाटा। पास्ट में जो एक्सपीरियंस गेट होते हैं एज ए ह्यूमन भी आप उसी से लर्न करते हो, इसमें भी इसी तरह पास्ट में जो डेटा के ऊपर जो काइंड ऑफ रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन एनालिसिस थ्रू प्रोसेस किया जाता है, वो प्रिडिक्शन आपको देता है। वो भी पास्ट डाटा के ऊपर ही, वो डिफरेंट टाइम के ऊपर वो आपका डाटा जो डिफरेंट ओरिजिन से जनरेट हुआ, उसके बेस पे जो मशीन की जो डेटाबेस है उसको पॉपुलेट किया गया। तो ये सारी मशीन लर्निंग में इस पूरे प्रोसेस को, इस टाइप ऑफ लर्निंग को सुपरवाइज बोलते हैं। और इसमें दो मेन, जो मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, रिग्रेशन एनालिसिस और दूसरा क्लासिफिकेशन एनालिसिस। और अल्टीमेट इसका आउटकम क्या है, फ्यूचर में प्रिडिक्शन, उसकी बेस पे जो पास्ट डेटा में दिए गई क्यूरीज और उस पर रिजल्ट दिए गए। अच्छा, इसमें चूंकि सुपरवाइज्ड है, इस काइंड ऑफ सिस्टम में, इस काइंड ऑफ सिस्टम में आपको बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट टू बी गिवन इस मॉडल सिस्टम में, सो इट कैन बी ट्रेन्ड। ठीक है, मशीन को, ताकि उस लेवल पे एक्सपर्ट किया जाए कि वो फ्यूचर में प्रेडिक्ट भी कर सके उस तरह का, अगर सेम डेटा दोबारा से उसको मिलता है तो। इसका मतलब है ये सुपरवाइज लर्निंग की जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, इसमें बोथ इस सिस्टम को क्या रिक्वायर्ड होता है, सुपरवाइजर लर्निंग सिस्टम में रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, इनपुट एंड आउटपुट रिक्वायर्ड होता है, ताकि उसकी बेस पे उसको ट्रेन किया जा सके। लाजिमत है, अगर पास में जो डाटा दिया गया वो इनपुट है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल दिया गया, फिर उसको रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन एनालिसिस प्रोसेस करके लाजिमत है कोई आउटपुट आया होगा ना। तो इनपुट होता है, आउटपुट होता है, और ये जो है टोटली एक आपके पास ईयर के जितने भी इस तरह के इनपुट्स एंड आउटपुट्स जो जनरेट होते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग थ्रू रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, कोई ना कोई तो आउटपुट आएगा होगा। इस तरह ये ट्रेन होता है इस मॉडल, ये मॉडल बनने की जो बेस बनती है वो इनपुट्स और उसका रिस्पेक्टिव आफ्टर प्रोसेसिंग आउटपुट से वो ट्रेन होता है कि जब इस तरह का इनपुट आया ये आउटपुट हुआ, जब इस तरह के इनपुट दिए गए तो ये आउटपुट आया। तो ये एक टोटल एक प्रोसेस चल रहा, और ये पास का डेटा इनपुट, उसका आउटपुट, इनपुट आउटपुट, और उसको फर्दर डेटाबेस के अंदर, और ये बेस बनता है उस मॉडल की ट्रेन करने के लिए। दूसरा, इसमें जो है सुपरवाइज्ड जो लर्निंग सिस्टम्स होते हैं मशीन लर्निंग की इस कैटेगरी में, ये जो मॉडल बनता है ये लेबल डाटा यूज करता है। बस इसको इस तरह आपने याद कर लेना है कि सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, देयर इज अ नीड ऑफ इनपुट एज वेल एज आउटपुट ऑफ डाटा, on the basis of these input and output, it will be trained itself. Number two point क्या है, this model uses what, लेबल डाटा। लेबल डाटा क्या है वो आपको पीछे पता है, पिछले पैराग्राफ में आपने लेबल डाटा ये देखा, वेयर ईच एंड एवरीथिंग इज प्रॉपरली आइडेंटिफाइड। ठीक है, हर चीज को डिटेल उसकी लेबल डाटा, सो द डिजायर्ड आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट इज नोन, for a given input is known, desired output for a given input is known। ठीक है, तो इसका मतलब जो लेबल डाटा जो है उसमें लाजिम आता है, जब आपने दिया कि ये बर्ड का साइज है, ये फेदर कलर है, ये इसका जो है बीक का शेप है, तो डिजायर्ड आउटपुट आपको पता है कि वो मिलेगा, बर्ड की किस कैटेगरी में फॉल करेगा, वो लेबल डाटा में ये क्लियर चीज क्लियर होती है। नंबर थ्री, एल्गोरिदम्स।
एल्गोरिथम रिसीव ए सेट ऑफ इनपुट्स जो दिए जाएंगे लेबल काइंड ऑफ डेटा एंड द करेक्ट आउटपुट टू बी टू परमिट द लर्निंग प्रोसेस, टू परमिट द लर्निंग प्रोसेस। और ये सुपरवाइज लर्निंग में ये 3 पॉइंट से ये हमें समझ आ रहा है कि डाटा यहाँ पे रिक्वायर्ड है, इनपुट एज वेल आउटपुट इस मॉडल की बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसकी बेस पे वो लर्न कर रहा होता है, ट्रेन हो रहा होता है। दूसरा ये लेबल डाटा होता है जिसमें आपको डिजायर्ड आउटपुट जो कि इस सेट ऑफ इनपुट्स के साथ दिया जाएगा वो भी। तीसरा इसमें एल्गोरिथम में ये रिसीव ए सेट ऑफ इनपुट्स कैसे प्रोसेस करता है, किस तरह ये चलता है। ये लर्निंग जो सिस्टम है ये वाला मशीन लर्निंग सुपरवाइज में, इस एल्गोरिथम की बेसिक नीड क्या है, इनपुट्स एल्गोरिथम की नीड है और उसका आउटपुट लाने होता है वो बनेगा, और इस ये एक लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। फोर्थ पॉइंट, वंस जब ये सिस्टम को डेटाबेस को इस पूरे प्रोसेस के साथ जब फ्लोट किया जाता है, चलाया जाता है, वंस जब ये ट्रेंड हो जाता है, द मॉडल इज रन यूजिंग लेबल डाटा। और ये मॉडल की रिक्वायरमेंट ही लेबल डाटा है, अनलेबल डाटा पे प्रोसेसिंग नहीं होती। ठीक है, ये लाने होता है जब डेटाबेस के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, कंपैरिजंस के लिए जाना है, लेबल डाटा के ऊपर ही आपने सारा सुपरवाइज में काम होता है, इनपुट्स और आउटपुट्स उसके रिस्पेक्टिव। तो लाने होता है इसकी ये मॉडल की बेसिक रिक्वायरमेंट भी, ये मॉडल की रिक्वायरमेंट भी लेबल डाटा की होती है, अनलेबल डाटा के लिए नहीं है। वो लाने मतलब फिर वो दूसरी तीसरी चौथी कैटेगरी है, उसमें कुछ डिफरेंट वर्जन होगा इसका। अगली बात, द रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड विद द एक्सपेक्टेड आउटपुट, वही डेटाबेस के साथ एक्सपेक्टेड आउटपुट के साथ कंपेयर किया जाएगा। इफ देयर आर एनी एरर्स द मॉडल नीड फर्दर रिफाइनमेंट। मतलब क्या कि अगर तो डिजायर्ड रिजल्ट या जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ मैच नहीं हो रहा, ठीक है, जो इनपुट दिया गया वो कंपैरिजन के बाद मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब सिस्टम में कोई कमी बेशी है, इट नीड फर्दर रिफाइनमेंट, ताकि इसको उस लेवल पे लेके जाया जाए कि जैसे लेबल डाटा इनपुट किया जाए तो उसका आउटपुट आपको एरर की फॉर्म में ना आए, बल्कि एक आउटपुट एक वैलिड वैल्यू के साथ आए। छठा पॉइंट, द मॉडल इज रन विद अनलेबल्ड डाटा टू प्रेडिक्ट द आउटकम। रन विद अनलेबल्ड डाटा ये प्रेडिक्शन के लिए यूज हो सकते हैं, आउटपुट आउटकम के तौर पे, लेकिन एग्जैक्टली उसका लेबल डाटा का तो आपको एग्जैक्ट वर्जन दे देगा ना। ये प्रेडिक्शन के हवाले से ये मॉडल इज रन विद अनलेबल डाटा। लेबल डाटा तो आपको पता है परफेक्ट एग्जैक्ट मैच के साथ उसको वहां पे आउटपुट मिलेगा। ये प्रेडिक्शन के हवाले से अनलेबल डाटा को इस मॉडल में रन किया जा सकता है, और इसके एग्जाम्पल उसने बताई है। सुपरवाइज लर्निंग इज कैटेगराइजिंग ईमेल एज रेलेवेंट है या वो स्पैम है, ये फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर जो है ये सुपरवाइज लर्निंग है। सुपरवाइज लर्निंग का फिल्टर, जब कभी मेल्स आती हैं इनबॉक्स में आपके, तो ये आमतौर पे जो आपके अकाउंट्स होते हैं, सुपरवाइज मशीन लर्निंग का सुपरवाइज मैकेनिज्म ये नहीं होता कि वहाँ वो बंदा बैठा होगा, आप ये एक एक मेल को चेक करना, लाखों की तादाद में मेलें आती हैं जाती हैं इनबॉक्स में, ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि एज ए ह्यूमन आपको वहाँ पर इंगेज किया जा सके। तो ये काम सारे का सारा मशीन लर्निंग का सुपरवाइज एल्गोरिथम के थ्रू ये पॉसिबल हो जाता है, जिसमें जो इनपुट्स आ रहे हैं, मतलब जो कंटेंट है उसको स्टडी करना और फिर उसका रीडायरेक्ट करना है, स्पैम की तरफ जाना है या इनबॉक्स की तरफ जाना है, रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है, या आपको उसको स्पैम मेल बोल दो या जंक मेल बोल दो, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। और ये जंक मेल जो जनरेट होती है या स्पैम मेल, आपको पता है आजकल के दौर में जितनी आपकी जीमेल सिस्टम्स हैं या आपके जो ईमेल सिस्टम्स हैं, चाहे वो जीमेल का अकाउंट हो चाहे याहू का या किसी और सर्विस का, उस पर ये इंटेलिजेंट बनाया जाता है उसको मशीन लर्निंग के थ्रू, ताकि कंटेंट को डिटेल में चेक करे, फिर डिसाइड करे कि रेलेवेंट है, कोई इसमें ऐसी चीज़ तो नहीं पाई जा रही जिसमें कोई ब्राइब नज़र आ रही हो, कोई थ्रेट नज़र आ रहा हो, कोई आपको प्राइज मनी की विनिंग की खुशखबरी सुनाई जा रही हो, तो वो फिर उसकी बेस के ऊपर
प्लस ईमेल जो है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस उसकी है, कंपनी को वैलिड है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट विल फिल्टर आउट द ईमेल्स। अब मुझे रोजाना, आपको मुझे नहीं पता, मुझे रोजाना 20-30 मेलें तो आती हैं, डिफरेंट कंपनीज की भी होती हैं, इंडिविजुअल्स की भी होती हैं, स्टूडेंट्स की भी होती हैं। तो लाजमत है वो मैं इंडिविजुअली एक एक मेल को तो ओपन नहीं करता। बहुत सारी मेल मेरी स्पैम में पड़ी होती हैं, बहुत सारी मेल्स मुझे जो है वो मेरे अकाउंट में आ जाती हैं। तो लाजमत है इसमें कोई ना कोई तो बैकएंड के ऊपर ये सारा प्रोसेस कर रहा होगा ना। कि मशीन लर्निंग का इस काइंड ऑफ जो बिहेवियर है जिससे ये फिल्टर आउट होता है, उसे हम बोलते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग। ठीक है, इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे, अनसुपरवाइज को देख लेंगे, रीइंफोर्समेंट को देख लेंगे, और फिर अगली ऑप्शंस को भी चेक कर लेंगे डीप लर्निंग के साथ ले जाएंगे। थैंक यू। तो ये चारों को हम वन बाय वन देख रहे हैं, और सुपरवाइज हमने देख लिया था, जो ऑन द बेसिस ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन टू और मोर ऑप्शंस, कि आपकी अगर एक प्रॉपर्टी, खास तौर पे ये जिस तरह एक एग्जांपल मैं दूंगा कि वेदर फोरकास्ट जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ कि अगर क्लाउड हैं तो देयर इज ए मोस्ट प्रोबेबली कि रेन होगी। ठीक है, सन सन अगर होगा, आपका फुल ब्राइट सन होगा तो बहुत कम चांसेस होते हैं रेन होने के। मतलब एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी के साथ आप कनेक्ट करके, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ कनेक्ट करके जो आप एक प्रेडिक्शन सेट करते हो, उसको हम रिग्रेशन भी बोल सकते हैं। अच्छा जी, अब सुपरवाइज लर्निंग हम लोगों ने यहाँ पे कंक्लूड किया था उसको, कि जहाँ पे इनपुट आउटपुट आपके ट्रेंड किए जाते हैं और लेबल डाटा के ऊपर ये आपको आउटपुट जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो मिलते हैं। फिर आपके जो एल्गोरिथम इस पे रिसीव करता है इनपुट्स को और करेक्ट उसके रिस्पेक्टिव आउटपुट्स, ये पूरा एक प्रोसेस है लर्निंग का। फिर इसमें अगर ये इस मॉडल को हम बनाते हैं तो ये लेबल डाटा के ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं, और जो रिजल्ट होते हैं उनको हम कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट्स के साथ। अगर उसमें एरर्स एग्जिस्ट करती हैं तो उसको मजीद रिफाइन किया जाता है, उसको मजीद आप डाटे के ऊपर आप डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ अटेम्प्ट करके टेस्ट फेजेस को क्लियर करने के बाद उसको फाइनलाइज किया जाता है। और ये इस पर फिर अन अन जो लेबल्ड होते हैं डाटा, प्रिडिक्शन के हवाले से आउटकम जनरेट करने के लिए मॉडल यूज किया जा सकता है। अनसुपरवाइज जो होता है ये आइडेंटिफाई करता है हिडन पैटर्न्स को। अनसुपरवाइज लर्निंग ये आइडेंटिफाई करता है हिडन पैटर्न को, जो आप गेट करते हो इनपुट्स जो दिए जाते हैं, दे आर नॉट ट्रेन्ड यूजिंग द राइट आंसर। तो इसका मतलब है इसमें इस मॉडल के अंदर अनसुपरवाइज लर्निंग में जो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के बाद जो इनपुट्स की बेस पे होंगे और उसके ऊपर वो उसको लर्न करेगा, लर्न करने के बाद जो राइट आंसर है वो जनरेट हो सकता है। लेकिन इसमें इसके लिए ये नॉट ट्रेन्ड यूजिंग द राइट आंसर, जबकि उसमें तो था ना कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आउटपुट, इसमें नहीं होता ऐसा। अब अनसुपरवाइज में ये हिडन पैटर्न क्या होते हैं, कितनी लेयर्स होती हैं, ये अगले पार्ट में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। अच्छा जी, by making data more readable and more organized, patterns, similarities, and anomalies will become evident. Unsupervised learning makes use of density estimation, K-mean clustering. ये again stat की आपकी आ गई, K-mean stat में होता है। In other words, it classifies unlabeled real data. और इसमें जो आपके hidden patterns होते हैं, एल्गोरिथम एवेल्युएट करता है डाटा टू फाइंड एनी हिडन पैटर्न या स्ट्रक्चर विद इन द डाटा सेट। तो उसके डाटे की वैल्यूज के बिहेवियर को चेक करते हुए कि उनके अंदर जो आपके कोई पैटर्न्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। पैटर्न मतलब होता है रेपिटेशन, जहाँ पे होती है डाटे के अंदर कुछ फ्यू आपके क्लस्टर जो होते हैं या पार्ट्स होते हैं, उसमें रेपिटेशन या ग्रुप्स के अंदर आपको रेपिटेशन आपको मिलती है। अब इसमें अब वो क्या हो सकती है, किस तरह हो सके, एग्जाम्पल से आपको मजीद क्लैरिटी मिलेगी। Example is used in product marketing. A group of individuals with similar purchasing behavior are regarded as a single unit of promotions. ठीक है, अगर आप किसी ऐसी कम्युनिटी में मार्केट है जहाँ पे जो है वो न्यू बेबी बॉर्न्स या
अंडर 10 एज के वहाँ पे अगर चिल्ड्रन रहते हैं, फैमिलीज रहती हैं, तो हमें उस मार्केट का या उस सर्वे करने से हमें एक पैटर्न का आइडिया होगा कि यहाँ पे चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स की सेल बहुत ज़्यादा हाई है। वाई? लाजमी बात है, यहाँ फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं और वो भी लेस देन 10 ईयर्स के, जो वहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स वहाँ पे स्ट्रीट्स के अंदर हैं। तो ऐसी सूरत में आपको वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो पैटर्न्स की बेस के ऊपर आइडेंटिफाई हो जाएंगी कि यहाँ पे मार्केट में अगर कोई लॉन्च करना चाह रहा है, नया बिजनेस सेटअप लगाना चाह रहा है, तो ये पैटर्न बताएगा और प्रेडिक्शन देगा। ये आपकी जो है इस तरह की प्रेडिक्शन की बेस के ऊपर बिजनेस वहाँ पे स्टैब्लिश किए जा सकते हैं। या आप कहते हो यहाँ पे विंटर सीजन में कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसकी सेल बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, लेदर की प्रोडक्ट्स हो गई आपके, इसमें जो है वो ऐसे स्वेटर हो गए, जैकेट्स हो गई, ये बहुत ज़्यादा बिकती हैं जी। और इस एरिया में जी जो है चूँकि फैमिलीज रहती हैं, तो लेडीज़ की भी प्रोडक्ट्स बिकती हैं, सेल होती हैं, और जो है वो जेंट्स की भी प्रोडक्ट सेल होती हैं, प्लस चिल्ड्रन भी हैं। कुछ ऐसे एरियाज भी हो सकते हैं जहाँ पे ऑफिसेज हैं, ठीक है, सराउंडिंग में मार्केट के ऑफिसेज हैं, तो लाजिम बात है ऑफिस से रेलेवेंट प्रोडक्ट वहाँ पे बहुत हाई सेल होंगी। और उसमें फिर आपको चिल्ड्रन प्रोडक्ट की एज सच वहाँ पे प्लेसमेंट जो है वो बिजनेस के हवाले से कोई अच्छा नहीं रहेगा एक्सपीरियंस उसका। तो ये डिपेंड करता है आपको वहाँ पे अनसुपरवाइज लर्निंग जो कि वहाँ पे एग्जिस्ट, जो आपकी एंटिटीज हैं उसके पैटर्न्स वहाँ पे ये एवेल्युएट करने में या उसको मजीद उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग में, और ये आपकी अनसुपरवाइज्ड में आ सकती है, जो कि आपके पैटर्न्स को, स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट करेगा उस डाटा से। ठीक है, शॉपिंग हो रही है ना, डाटा ही है ना, तो डाटा के डाटा सेट्स जो होंगे वो आपका वीक का, मंथ का, और किन डेज का जो आपके वीकेंड्स होते हैं उसकी क्या रेशो है, वीक डेज में क्या रेशो है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये डिपेंड करती है उस डाटे की बेस के ऊपर जो उस पे प्रोसेस किया जाएगा, और ये आपका आम तौर पे इसे अनसुपरवाइज लर्निंग आप कह सकते हो। फिर एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी होती है। ये क्या है? द सिस्टम इज नॉट ट्रेंड, अगेन यहाँ पे सिस्टम इज नॉट ट्रेंड, इट लर्न्स किसकी बेस पे ऊपर? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बेस पे। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर ये टर्म आपको जो है वो बताएगी, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट व्हेन कैरिंग आउट एन एक्शन। इन अदर वर्ड इट यूजेस ट्रायल एंड एरर इन एल्गोरिथम्स to determine which action give the highest optimal outcomes. This type of learning helps to increase the efficiency of the system by making use of optimization techniques. Example क्या है? जैसे सर्च इंजन्स, ऑनलाइन गेम्स एंड रोबोटिक्स, इसमें जो आपकी लर्निंग है वो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बेस पे होती है। ठीक है, अगर आपने कोई रोबोटिक वहाँ पे आपने डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाई गई है, तो लाजिम बात है उसका बिहेवियर चेक करते 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 उसको मज़ीद एफिशिएंट किया जाएगा। ऑनलाइन गेम्स की जो आपकी सेल है या उसकी जो उसके ऊपर जो वर्किंग हो रही है या उसके जो कंज्यूमर्स हैं वो उनके यूज़ के ऊपर, उनकी प्रैक्टिस के ऊपर, उनकी मैक्सिमम उसके ऊपर वर्किंग के ऊपर आप रिजल्ट्स को जो है वो एवेल्युएट करोगे। या आप सर्चिंग, जो सर्च इंजन्स होते हैं वो आपने जो क्यूरीज दी जा रही हैं, जो कंप्यूटर के ऊपर, मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर, टैबलेट्स के ऊपर क्यूरीज जनरेट हो रही हैं, और क्यूरीज की बेस के ऊपर जो फिल्टर आपका डाटा आ रहा है फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज के ऊपर, क्या वो आपके उन कंज्यूमर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए काफ़ी है? ठीक है, वो उससे सेटिस्फाइड हैं, क्या फीडबैक आ रहा है? तो ये एक्चुअली ये रिवॉर्ड या पनिशमेंट बेस पे इसको ट्रेन किया जाता है सिस्टम को। और ये खास तौर पे सर्च इंजन्स के लिए, जो हमने फ्यू डेज बैक में भी देखा था, तो सर्च इंजन्स वो अपनी सक्सेस समझता है या अपना फेलियर समझता है, तो इस काइंड ऑफ जो उसको ट्रेन किया जाता है सिस्टम को, उस वेबसाइट को, गूगल अगर है उसको ट्रेन किया जाता है। ट्रेन कैसे किया जाता है? पास के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसके ऊपर वो सर्विसेज दे रहा है डिफरेंट क्लाइंट्स को,
जो ब्राउज कर रहे हैं या जो इस गूगल के इंजन के ऊपर अपनी क्यूरीज पुट कर रहे हैं, उनकी बेसिस के ऊपर जो रिस्पांस आता है, कितना सेटिस्फाइड है कस्टमर या यूजर या क्लाइंट, तो वो ट्रेन हो रहा होता है, ठीक है। और ये रिवॉर्ड या पनिशमेंट काइंड ऑफ एक्शन, यहाँ पे आपको यही चीज एल्गोरिदम जो होते हैं, जो आपके उसको सक्सेस की तरफ या उसको फेलियर की तरफ लेके जा रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लेना और उसके बेसिस के ऊपर ये आपको ट्रेन करता है उस सिस्टम को, जिसमें ये 2-3 इसने एग्जांपल दी। फिर एक सेमी सुपरवाइज लर्निंग भी होती है। सेमी सुपरवाइज लर्निंग मेक्स यूज ऑफ, इसमें लेबल भी होते हैं और अनलेबल डाटा भी हो सकता है। लेबल और अनलेबल के लिए आपने कल मेरे साथ डिस्कस किया था, देखा था कि कौन से डाटे को वो लेबल डाटा कह रहा है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इज क्लैरिटी के साथ हो। अनलेबल में आपको पता है कंफ्यूजन, ठीक है। तो सेमी जो लर्निंग होती है मेक्स यूज ऑफ लेबल एज वेल एज अनलेबल डाटा, और ये करता है ट्रेन एल्गोरिदम्स दैट कैन इंटरएक्टिवली क्यूरी से द सोर्स डाटा जो दिया जाता है एंड प्रोड्यूस ए डिजायर्ड आउटपुट। इट मेक्स ए मच यूज ऑफ अनलेबल डाटा ही इसमें एज पॉसिबल होता है। और ये दिस इज फॉर कॉस्ट रीजन, सिंस अनलेबल डाटा इज लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। जो डाटा होता है, चूंकि वो लेबल डाटा बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है, उसकी एग्जैक्टली एक्यूरेट वैल्यूज जनरेट की जाती हैं, तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अनलेबल्ड डाटा, क्योंकि वो प्रोसेस डाटा होता है ना, हर चीज क्लियर आइडेंटिफिकेशन के साथ, लेबल के साथ। तो अनलेबल डाटा चूंकि इसकी जो एक्सपेंस है, इसका जो आपका डाटा जनरेट करने का प्रोसेस जो करने के बाद आपके पास आता है, तो इसकी लेस एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू लेबल डाटा। तो a small amount of labeled data is used combined with the large amount of unlabeled data। हाँ, लेबल डाटा तब आप इन करोगे जब आपके पास बिग डाटा अवेलेबल है अनलेबल्ड, उसके साथ आपने जस्ट क्रॉस मैच करना है, चेक करना है और उसको कैटेगराइज करने में फैसिलिटेट करना है, तो वहाँ पे लेबल डाटा अनलेबल डाटा के साथ उसमें इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल इसमें यह है कि आपकी वेब पेजेस की क्लासिफिकेशन होती है, स्पोर्ट्स का पेज है, साइंस का पेज है, लेयर का पेज है, फाइनेंस का पेज है, आपका किस किस्म का एजुकेशन का पेज है, ठीक है, ट्रेनिंग की आपके पेजेस हैं। तो ये सारी चीजें आपकी वेब क्रॉलर करता है। वेब क्रॉलर क्या है? एक काइंड ऑफ आपका सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, आपके लार्ज अमाउंट में, आपको पता है डेली बेसिस पे वेबसाइट्स लॉन्च होती हैं, डिफरेंट कंपनीज हो गई, इंडिविजुअल्स हो गए, अपने वेब पेज लॉन्च करते हैं। तो आपकी वेबसाइट या आपकी कंपनी की वेबसाइट क्या सर्विसेज दे रही हैं, क्या कंटेंट है, उस कंटेंट की बेस के ऊपर उसे कैटेगराइज कर देगा कि ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे वो कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, वो पब्लिक सर्विसेज दे रही हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको लेबल कर दी जाती हैं, ये कॉलेजेस की वेबसाइट है, ये यूनिवर्सिटीज से रेलेवेंट कंटेंट यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट की आपको वीडियोस मिलेंगी एंड सो। तो ये आपकी वेब क्रॉलर इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये वेबसाइट जो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर डे में लॉन्च की गई हैं, इनको कैटेगराइज करके लेबल कर देता है। तो ये आपका, इसकी बजाय कि आप एज ए यूजर या कंज्यूमर आप खुद जाके चेक करो, चेक करने के बाद मैन्युअली उसको एनोटेट करो, लेबल लगाओ कि यार ये तो स्पोर्ट्स की वेबसाइट है, ये एंटरटेनमेंट की वेबसाइट है, ये सर्विसेज की वेबसाइट है। तो वेब क्रॉलर आपका लार्ज अमाउंट ऑफ अनलेबल्ड डाटा जो होता है, खासतौर पे वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, विच इज मच चीपर देन गोइंग थ्रू मिलियंस ऑफ वेब पेजेस एंड मैन्युअली उसको एनोटेट करना, लेबल करना कि ये जी वेबसाइट है, स्पोर्ट्स की वेबसाइट है, ये बिजनेस की वेबसाइट्स है, ये अकाउंट्स की वेबसाइट है, ये कॉलेज की वेबसाइट है, ये एंटरटेनमेंट की वेबसाइट्स है। तो ये एनोटेट करने के लिए वेब क्रॉलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपका सेमी में आता है। ऑलरेडी कुछ लेबल वेबसाइट होंगी जो ऑलरेडी डिक्लेयर हैं ये स्पोर्ट्स की वेबसाइट है, ESPN हो गया, स्टार स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है।
वो लेबल्ड हैं। और अगर आप उसी तरह की वेबसाइट आप भी या आपकी कंपनी लॉन्च करती है, तो वो जब लॉन्च होती है तो वेब क्रॉलर इस चीज़ को लेबल डाटे के साथ कंपेयर करता है, कंटेंट को चेक करता है और मैच करने के बाद इस चीज़ को इंश्योर करता है कि इसको किस कैटेगरी में उसको प्लेस करना है। दिस इज ऑल अबाउट फोर्थ टाइप नेम एज सेमी सुपरवाइज्ड या एक्टिव लर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट डीप लर्निंग। डीप लर्निंग ये क्या है जी? डीप लर्निंग स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम इन लेयर्स। इसमें 3 आपके पार्ट्स डायग्राम में भी नजर आ रहे होंगे नीचे। एक होती है इनपुट्स लेयर, ये जो लेफ्ट साइड पे है। एक है आपकी आउटपुट लेयर जो राइट साइड पे है, ठीक है। तो दरमियान में आपकी जो ये लेयर्स होती हैं जो कनेक्ट करती हैं बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ये चीज़ें समझ लो जिस तरह एक ह्यूमन ब्रेन होता है, ठीक है। उसको जब कोई इनपुट मिलता है वो उसको प्रोसेस करता है और उसका कोई आउटपुट देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन ब्रेन, जो न्यूरल नेटवर्क है ये आर्टिफिशियल है, इसीलिए बोलते हैं इसको ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अगर इस टॉपिक को आपने अंडरस्टैंड करना है तो ये आपको यहाँ पे अगर आप देखो ये फेस की जो रिकग्नाइज करने का सिस्टम होता है। आमतौर पे आपको पता है बहुत सारी ऐसी आपको इंस्टॉलेशंस मिलेंगी, आपको ऐसी साइट्स मिलेंगी जहाँ पे फेस को रिकग्नाइज किया जाता है कि ये फेस जो है वो किसका है। क्या ये फेस का एनिमल का है, क्या ये फेस बर्ड का है, क्या ये फेस मैन या वुमन का है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए ये सारा जो इनपुट्स लेता है, इनपुट्स को आपस में कनेक्ट करता है और उसको कनेक्ट करने के बाद अल्टीमेटली उसका एक आउटपुट जनरेट करके दे देता है कि ये एक फेस जो बन रहा है ये किसी वुमन का है और किसी मैन का है। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है आपके खास तौर पे फेस के हवाले से अगर आप देखो तो ये आपके डिस्टेंस बिटवीन द आईज, विड्थ ऑफ द नोज, शेप ऑफ द चीक बोन्स। कल हमने बर्ड्स के हवाले से बात की थी, आज हम मैन या आपके ह्यूमन के हवाले से बात कर रहे हैं। जॉ लाइंस, शेप ऑफ द आईब्रोज, ये सारी चीजें ये इनपुट्स हैं। इनपुट्स के बाद अल्टीमेटली उसको आपस में कनेक्ट करने के बाद, हर पॉइंट को आपस में कनेक्ट करने के बाद ये हिडन लेयर्स हैं समझ लो। तो वो फिर एक फेस की तरतीब सामने आएगी कि ये एक ह्यूमन फेस है, आउटपुट आ जाएगा। इन सबको वो प्रोसेस करेगा, डिफरेंट पॉइंट्स को लेगा, आपकी हर पॉइंट मतलब आईज के डिस्टेंस, नोज की विड्थ और चिक बोन्स, जॉ लाइंस। तो ये अगर इस पॉइंट को समझा है तो डीप लर्निंग एक्चुअली करता क्या है? डीप लर्निंग स्ट्रक्चर एल्गोरिदम है जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को गेट करता है वैल्यूज एज ए इनपुट लेयर के ऊपर, ठीक है, और उसको प्रोसेस करता है और इनको आपस में कनेक्ट करता है हिडन लेयर्स के थ्रू। वो 2 या 2 से ज्यादा हो सकती हैं और उसका अल्टीमेटली आउटपुट लेयर आपकी टू क्रिएट ए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क दैट कैन लर्न एंड मेक द इंटेलिजेंट डिसीजन ऑन इट्स ओन, ठीक है जी। तो ANN आर बेस्ड ऑन द इंटरकनेक्शन बिटवीन द न्यूरॉन। जिस तरह इन द ह्यूमन ब्रेन होते हैं, द सिस्टम इज एबल टू थिंक लाइक ए ह्यूमन। ये इसी तरह है जैसे मेरे सामने लायन आ जाता है, मेरे सामने टाइगर आ जाता है, मेरे सामने कोई बर्ड आ जाता है, ठीक है। तो मेरे सामने कोई कैट, डॉग, एनीथिंग, तो मैं उसको पहले देखता हूँ, अपनी आईज से के साथ उसको डिटेक्ट करता हूँ कि क्या चीज़ है ये जो मूव कर रही है, ये क्या चीज़ है, इसकी किसके साथ रिजेम्बलेंस बन रही है। तो ये हमारी आईज के अंदर उसको इमेज को गेट करने के बाद, माइंड के अंदर उसको प्रोसेस करने के बाद अल्टीमेटली हम ये कहते हैं यार ये कैट है, ये टाइगर है, ये लायन है, ये स्नेक है, ये बर्ड है, ठीक है। द सिस्टम इज एबल टू थिंक लाइक ए ह्यूमन यूजिंग दीज न्यूरल नेटवर्क एंड इट्स परफॉर्मेंस इंप्रूव विद मोर डाटा। और ये आपको जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, डाटा आता है, डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट आपके डाटा जब प्रोसेस होने के बाद, आखिर फाइनली एवेल्यूएट करने के बाद, उन वैल्यूज को गेट करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद, इसमें जो हिडन लेयर्स होती हैं आर वेयर डाटा फ्रॉम द इनपुट लेयर इज प्रोसेस्ड into something
which can be sent to the output layer. तो इसमें ANN are excellent कहाँ? Identifying patterns which would be too complex or time consuming for human to carry out. For example, they can be used in face recognition systems के अंदर. Face जिस तरह आपको shows several आपके of the positions used by the face recognition software जैसे ये, और इसके अंदर जो different data items आपके facial image को, face के image को कंपेयर करने के लिए कि ये फेस जो है ये एक ह्यूमन का लग रहा है, ये फेस जो है एक बर्ड का लग रहा है, ये फेस जो है एक जो है वो टाइगर का लग रहा है. तो इसमें ये सारी चीजें प्रोसेस होती हैं हिडन लेयर के ऊपर, और अल्टीमेटली these systems are able to recognize objects such as birds by their shape और shape and इसके अलावा उसका कलर वगैरह. With machine learning, the objects from labeled data, इसमें होता क्या है, labeled data which can be used in the training process. तो labeled data उसमें feed होता है, ठीक है, कि ये इस तरह की अगर फीचर्स होंगी, ये width होगी, ये हाइट होगी, ये इसका नोज की जो है width आइज के दरमियान में डिस्टेंस, आमतौर पे इसको वी रिकग्नाइज कर लेगा आफ्टर कंपैरिजन फ्रॉम अनलेबल्ड डाटा, उसको कैटेगराइज कर देगा ये ह्यूमन का फेस है. इसका मतलब है इसमें मशीन लर्निंग में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जो लेबल डाटा मतलब इस तरह के फेसेस ह्यूमन के होते हैं, इस तरह के फेसेस बर्ड के होते हैं, इस तरह के फेसेस आपके ये स्नेक के होते हैं, इस तरह के फेसेस टाइगर या एनिमल्स के होते हैं. बट हाउ इट इज पॉसिबल टू रिकग्नाइज ए बर्ड इफ द डाटा इज अनलेबल्ड? अब इसमें किस तरह होगा, ये एनालाइज करेगा पिक्सेल्स डेंसिटी of the object. For example, it is possible for a deep learning system to take unlabeled object लेगा and then recognize करेगा to a sophisticated set of algorithms कि ये फेस जो है वो किस लेबल डाटा के साथ मैच कर रहा है. डीप लर्निंग यूजिंग इसमें जो होती है वो जो आपकी एक्चुअल टेक्नोलॉजी यूज होती है ANN की होती है. Can be used to recognize object by looking at the binary codes of each pixel. तो ये जो आपके सारे के सारे स्क्रीन के ऊपर जो आपको नजर आ रहे हैं, आपको ये पिक्सल की फॉर्म में, और इनको वो आपस में रीअलाइन करने के बाद, उसको कनेक्ट करने के बाद, उसको बिल्डिंग अप करने के बाद एज ए पिक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये इस चीज को सेंस कर लेगा कि ये एक फेस लग रहा है, वेयर ईच पिक्सल कैन बी असाइंड इट्स अ बाइनरी वैल्यू एंड देयरफॉर द इमेज कुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डीप लर्निंग एल्गोरिथम एज ए पर्सनस फेस लाइक दिस. ये समराइज कर रहा है जी डीप लर्निंग किस तरह वर्क कर रहा है. ये नया डाटा डाला गया, मतलब ये है कि किसी का ये फेस है, ये समझ लो ये नया डाटा है. तो इसका मतलब है लार्ज अमाउंट ऑफ अनलेबल ऑब्जेक्ट इसमें इनपुट किए जाते हैं, ठीक है, और फिर उसको ट्रेन किया जाता है ANN के थ्रू. The model need to be tested using non-labeled data. तो ये नंबर ऑफ अनलेबल्ड डाटा आपके पास अवेलेबल होता है, और इसमें जो आपका कंपैरिजन के लिए आया है उसको चेक किया जाता है विद लेबल डाटा जो ऑलरेडी डाटाबेस में पड़ा होता है. तो इनके पिक्सल को रीअलाइन करने के बाद, रीअरेंज करने के बाद उसको चेक किया जाता है डाटाबेस में ऑलरेडी जो डाटा पड़ा हुआ है, लेबल डाटा, कि बर्ड का अगर होगा तो ये बीक होगी, ये इसकी शेप होगी, ये इसके कलर्स होंगे, ये इसकी साइज होगा, ईच एंड एवरीथिंग. और अल्टीमेटली ये सारा आपका सिस्टम जो है लर्निंग इस तरह पूरी कंप्लीट करने के बाद अल्टीमेटली उसका आउटपुट आएगा और इसको रिकॉग्नाइज करेगा एज ए बर्ड और एज ए फेस. अब इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दिया गया जी. लार्ज अमाउंट ऑफ अनलेबल्ड डाटा का मतलब फिर वही बता रहा है ब्रैकेट के अंदर, ये जो है अनडिफाइंड होता है और जिनको नीड टू बी रिकॉग्नाइज होता है, इज इनपुट इनटू द मॉडल. ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में इसको रखा जाता है. वन ऑफ द मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, और ये किस बेस पे होता है, पिक्सल डेंसिटीज की बेस पे. यूजिंग ANN ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिफाइड बाय द सिस्टम. फिर उसको आगे फर्दर लेबल डाटा के साथ, ऑलरेडी जो आपका डिफाइंड है, आइडेंटिफाइड है, जो रिकॉग्नाइज ऑलरेडी है,
उसके इनसाइड उसको एंटर किया जाता है, उस मॉडल की वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है। सच इट टेक्स द करेक्ट रिस्पॉन्सेज आते हैं। इफ द आउटपुट इज नॉट सफिशिएंटली एक्यूरेट, अगर नहीं मिलता, द मॉडल इज रीफाइंड अंटिल इट गिव्स सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को जब तक वो आइडेंटिफाई ना हो जाए, ठीक है, वो पिक्सल की बेस पे हो जाए या उसके जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं बिटवीन आईज, नोज, विड्थ वगैरह वगैरह, तो ये पूरे प्रोसेस को बार बार जो डाटा के थ्रू, इनपुट के थ्रू अनलेबल्ड डाटा और उसको कंपैरिजन विद लेबल डाटा, ये सारा प्रोसेस जब तक उसको करने का, रिफाइन करने का, ये पूरे प्रोसेस को बैक प्रोपोगेशन बोलते हैं। बैक प्रोपोगेशन के मतलब है बार बार डाटे को, अनलेबल्ड डाटे को प्रोसेस करके जब तक वो रिकॉग्नाइज ना हो जाए, वो कनेक्ट ना हो जाए, वो उस लेबल के साथ, लेबल डाटा के साथ मैच ना हो जाए, ये वैल्यूज को उस प्रोसेस से गुजारा जाए। ईच एंड एवरीथिंग कंपैरिजन जब होगा और लेबल डाटा के साथ मैच होगा, तो ये पूरे के पूरे प्रोसेस को परफॉर्म करने का जो नाम है उसको कहा गया बैक प्रोपोगेशन। द रिफाइनमेंट प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रिफाइन किया जाता है, लर्न करने के बाद, अनलेबल डाटे को कंपेयर करने के बाद लेबल डाटे के साथ, अल्टीमेटली आउटपुट जो एक रिकॉग्नाइज आइटम के तौर पे आपकी स्क्रीन पे या आपके उसमें यहाँ पे शो ना करते। रिफाइनमेंट प्रोसेस में टेक सेवरल एडजस्टमेंट करनी पड़ती है अंटिल इट प्रोवाइड्स रिलायबल एंड कंसिस्टेंट आउटपुट। अच्छा जी, अब ये जो चीज फेस के वाले से हुई है, अब ये टेक्स्ट के वाले से बात कर रहे हैं। इसे बोलते हैं टेक्स्ट माइनिंग। टेक्स्ट माइनिंग में क्या होता है कि आप जस्ट अज्यूम कर लो एक वेयर हाउस है जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है जिस डेवलप किया जाता है ताकि इस डाटे को जो कि आपका है, इसको स्कैन किया जाए, ट्रांसलेट किया जाए टेक्स्ट को हर बुक में से, और डिटरमिन किया जाए इस किस जेनर का है वो बुक, बिलोंग्स टू आपकी वो एंटरटेनमेंट की बुक है, वो फन की बुक है, वो कोई आपकी जो है वो कोई टेक्स्ट बुक है, जो उसका एंटरटेनमेंट की बुक है। तो ये सारी चीजें, या वो कोई ऐसी मैनुअल बुक है जिसमें कार इंजन रिपेयर मैनुअल बताया गया, तो जब वो टेक्स्ट को रीड करेगा, स्टडी करेगा, एनालाइज करेगा, ईच बुक कुड देन बी आइडेंटिफाइड बाय द सिस्टम एंड प्लेस इनटू द करेक्ट कैटेगरी। तो उसको सही कैटेगरी में डाल दिया जाएगा कि ये किस कैटेगरी में, किस हायरार्की में, किस फैमिली से बिलोंग करती है। कोई कार के मैनुअल्स हैं, कोई मोटर बाइक के मैनुअल्स हैं, कोई आपकी जो फैशन इंडस्ट्री के मैगजीन्स हैं। तो ईच बुक को आइडेंटिफाई करने के लिए कैटेगराइज करके बाद उसको उस डाटे में, उसके इनसाइड अंडर दैट फील्ड प्लेस कर दिया जाएगा। हाउ कुड दिस डन? और ये डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स, जैसे ये कलेक्शन ऑफ डाटा है, बुक्स है, अगला स्टेप क्या होगा? ट्रांसलेशन किस फॉर्मेट में? डिजिटाइज किया जाएगा और इंडिकेशन मिलेगी फिर ये बिलोंग किससे करती है। फिर उस डिजिटाइज डाटा को एनालाइज किया जाएगा, उसकी फिर टैगिंग कर दी जाएगी कि वो उसके जेनर बता दिया जाएगा। इसे बोलते हैं टेक्स्ट माइनिंग। और जब वो आइडेंटिफाई हो जाए तो राइट कैटेगरी में उसको प्लेस करने को, ये पूरे प्रोसेस को टेक्स्ट माइनिंग बोलते हैं, ठीक है। जहां बिग आपकी वेयर हाउस होता है, बुक्स की कलेक्शन होती है, वहां पे आप इस तरह ये प्रोसेस केयर करने को, इस काइंड ऑफ लर्निंग को पूरे फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू लास्ट स्टेप तक लाने को टेक्स्ट माइनिंग बोलते हैं। और खास तौर पे ये टेक्स्ट बुक के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की हमारे पास ऑप्शन है, जो कि लर्न करने के बाद उसको ट्रांसलेट, डिजिटाइज, टैग करने के बाद उसको फिर आइडेंटिफाई करने के बाद उसको राइट कैटेगरी में प्लेस करना। और ये जो आपकी ई बुक्स होती हैं, थाउजेंड्स की तादाद में आपकी अवेलेबल हैं। तो जब आप कहते हो, गूगल में करते हो ना कि मुझे आपको एंटरटेनमेंट की बुक चाहिए, मुझे फ़नी बुक्स चाहिए, मुझे जो है टेक्नोलॉजी की बुक चाहिए, मुझे फिज़िक्स की बुक चाहिए, तो जो आप वो एंटर करते हो, तो ये कैटेगराइज जो किया होता है, टेक्स्ट माइनिंग जो की होती है, इसकी बेस के ऊपर आपके वो लिंक्स गूगल ट्रेस आउट करके आपको दिखा देता है। खत्म हो रहा है, ठीक है, ये चैप्टर भी एंड हो रहा है। चैप्टर नंबर 18 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, टाइप्स, कैटेगरीज, उसमें
कैट, ये भी मशीन लर्निंग के अंदर एक आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट इसकी यूटिलाइजेशन है। ऑनलाइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपको पता अवेलेबल है, जैसे गूगल ट्रांसलेट भी है। हैव ए लिमिटेड यूज, दे ऑफ्टन हैव डिफिकल्टी ट्रांसलेटिंग वर्ड्स और फ्रेजेस। ये खास तौर पे ईडियम्स होते हैं, मुहावरे वगैरह वगैरह, इस तरह के फ्रेजेस जो होते हैं जो डबल मीनिंग आपको देते हैं। ये ईडियम्स स्पेसिफिक टू दिस लैंग्वेज, पंजाबी के अपने होते हैं, उर्दू के अपने होते हैं, हिंदी के अपने होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ उसको जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, नाच ना आए आंगन टेढ़ा, दूध का जला छाछ को भी फूक मार मार पीता, या और क्या होते हैं मुहावरे, और कोई इस तरह के हैं? कोई से वैसे से निकल रहे हैं, बताओ कोई जो यूज करते हो आप लोग उर्दू के। जैसा हैं? हाँ, अब आसमान से गिरा खजूर में टिका, ये तो मुहावरा है, उसके मीनिंग कुछ और है। ठीक है, अब वो अगर मैं उसको कहूँ उसको ट्रांसलेट कर दो अरेबिक में, फ्रेंच में, वो तो अजीब सी ट्रांसलेशन आ जाएगी। वो इसीलिए इसने बोला कि जो एग्जिस्टिंग ऑनलाइन ट्रांसलेटर्स हैं वो उसमें इस तरह के इश्यूज स्टिल मौजूद हैं। अब इसको ओवरकम किया गया, एग्जिस्टिंग ट्रांसलेटर में इशू है, इसको ओवरकम किया गया विद कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशंस के साथ। कैट गो सम वेज टू ओवरकम दीज इश्यूज। इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए क्या यूज की गई? कैट यूजेस डीप लर्निंग एल्गोरिथम। डीप लर्निंग एल्गोरिथम क्या करता है? ट्रांसलेशन प्रोसेस को परफॉर्म करता है। अब उसके लिए दो डिफरेंट टूल्स उसने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया। इन पर्टिकुलर कैट यूजेस टू टूल्स। एक टर्मिनोलॉजी बेसिस डेटाबेस होती है, टर्मिनोलॉजी जितनी है ना उनकी एक डेटाबेस होगी, लिंग्विस्टिक होगी, डेटाबेसेस होंगी, अकॉर्डिंग टू दैट लैंग्वेज होंगी, दैट ग्रोज एंड लर्न फ्रॉम ट्रांसलेशन बीइंग कैरीड आउट। जैसे उसमें डाल दिया गया डेटाबेस में कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, उसको ट्रांसलेट करके उसका इंग्लिश का रिस्पेक्टिव हो, इस तरह की, और ये डे बाय डे लर्न करता जा रहा है। इसे बोलते हैं डीप लर्निंग प्रोसेस। डीप लर्निंग प्रोसेस जो कैट है, इसमें ऐसे एल्गोरिथम यूज किए जाते हैं कि उस स्पेसिफिक लैंग्वेज से जो रेलेवेंट इस तरह के इडियम्स हैं, मुहावरे हैं, उनको भी ट्रांसलेट किया जाए। जिस भी लैंग्वेज में कहा जाए उसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेटेड वर्जन आए, ना कि वो जूम मानी हो जाए, डबल मीनिंग हो जाए। ये करने के लिए लाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 100, 200, 300 होंगे, 500 होंगे, चलो मुझे नहीं याद पड़ा कि 500 से ज़्यादा होंगे। एक दफ़ा 500 अगर हम उसमें फीड कर दें तो क्या मसला हल नहीं हो जाएगा? इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में क्या होता है, एक डेटाबेस बनेगी, उसमें इस तरह की जो जितने मुहावरे इडियम्स हैं उनकी एग्जैक्टली ट्रांसलेटेड वर्जन उसके रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में, उर्दू में, अरेबिक में, फ्रेंच में, वो बना दिए जाएंगे। इसका मतलब ये होता है जनाब। और फर्दर सेकंड पॉइंट, जो सेकंड टूल है, उसने ये कहा ट्रांसलेशन मेमोरीज। क्या मतलब? these automatically insert known translation for certain words or phrases and sentences। उन फ्रेजेस को, उन सर्टेन वर्ड्स को जो थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हैं और उनको उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते वक्त दिक्कत होती है, आम जो ऑनलाइन ट्रांसलेटर होते हैं, कैट एक काइंड ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू डीप लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू उसको प्रोसेस करने के बाद ये दो टूल्स उसमें आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इन तमाम मुश्किल वर्ड्स को, फ्रेजेस को, ये सेंटेंसेस को, इडियम्स को वो बना के अपने पास लैंग्वेज के साथ वो रख दिए जाए डेटाबेस में। फिर ये मशीन लर्निंग प्रोसेस या डीप लर्निंग आपका फोटोग्राफ एनहेंसमेंट में भी होता है। क्या मतलब? ये फोटोज आपके सामने हैं, तो इधर आपको
पिक्सल में क्लैरिटी नजर आती है, ग्रास की क्लैरिटी पिक्सल्स में, ब्रिज की वो हैंड नजर आ रहा है, उधर हैंड नजर आ रहा है, ये आपको ओशन नजर आ रहा है, वाटर नजर आ रहा है, ये आपको स्लाइड्स नजर आ रही हैं, वो आपको साइड के ऊपर रिवर का वो एरिया नजर आ रहा है, ये आपको होम्स कॉटेजेस नजर आ रहे हैं। इधर क्लैरिटी और उधर क्लैरिटी में जमीन आसमान का फर्क है। ये करने के लिए वो क्या करता है, पिक्सल को सेंस करता है, सेंस करने के बाद एग्जैक्टली उसका वेरी नियर टू नेचुरल वर्जन उसका क्रिएट कर देता है डीप। ये देखो सम ऑफ द लेटेस्ट जो स्मार्टफोन्स हैं, कैमरास हैं, इसमें ये टेक्निक यूज हो रही है, स्मार्टफोन कैमरास में डीप लर्निंग। और ये करता क्या है, आमतौर पे जो आपके ऐसे क्वालिटी इमेजेस होते हैं जिससे टू गिव DSLR क्वालिटी टू फोटोग्राफ, ये DSLR आपको पता लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें आपकी क्वालिटी कहा जाता है, इसकी रेजोल्यूशन कहा जाता है, वेरी स्ट्रांग होती है। और उसमें ईच एंड एवरी पिक्सल को स्काई है, ओशन है, सैंड है, ग्रास है, आपके फिजिकल फीचर्स हैं किसी पर्सन के, उसको बहुत अच्छे तरीके से डिटेक्ट भी करता है और वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पिक्सल ऑब्जेक्ट उसके क्रिएट करता है। और इस टेक्नोलॉजी से आने से फ़ायदा क्या हुआ, द टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड बाय टेकिंग द same photos using a smartphone and then using a DSLR cameras। और आजकल के लेटेस्ट जो आपकी टेक्नोलॉजी है DSLR, आमतौर पे आपने इवेंट्स में भी देखा होगा, ये कैरी कर रहे हैं आजकल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसको हम बोलते हैं कैमरा टेक्नोलॉजी DSLR। DSLR का मतलब क्या होता है वैसे? प्राइस देखिए उसकी पाकिस्तान में तकरीबन 92,000 रुपीज़ की DSLR कैमरास मिलते हैं। मैं इसका एग्जैक्टली डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, और ये देखो ना इसका काम देखो जरा, that combines the optic and mechanism of single lens reflex camera, this solid state image sensor, and digitally recorded the image from the sensor. The reflex designs keep the primary difference between DSLR and other digital cameras। आजकल के दौर में ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस चीज को मेक श्योर करती है कि आपके ये थ्रू डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी की इसमें होती है। द डीप लर्निंग सिस्टम वाज देन ट्रेन्ड बाय कंपेयरिंग द टू फोटोग्राफ्स। और इसमें एक अच्छी कलेक्शन होती है फोटोग्राफ्स की कि जहां कहीं सी होगा तो सी का जो एग्जैक्टली वर्जन है इस तरह इस एरिया के अंदर उसको फिल कर दो। जहां की ग्रास होगा, ग्रास का एग्जैक्टली इक्विवेलेंट अच्छी क्वालिटी का इमेज वहां पे जाके पेंट कर दो। जहां कहीं स्किन होगी उस पार्ट के ऊपर स्किन के जो पिक्सल्स हैं उसको जाके पेंट कर दो। स्काई की जगह स्काई कर दो, सैंड की जगह सैंड कर दो, वाटर की जगह वाटर कर दो। तो ये होता क्या है, ये आपकी अगेन डेटाबेस में मौजूद वो इमेजेस की जो अच्छे क्वालिटी इमेजेस की वो प्रेजेंस वहां पे होती है, वो करंट जो फोटोग्राफ में उनको उसके साथ रिप्लेस कर देता है। और अल्टीमेटली होता क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फोटोग्राफ ऑलरेडी टेकन बाय DSL cameras but not by the smartphone were then used to test the model। जैसे ही किया गया, इसको अगर आप अपनी कॉपी पे भी देखोगे या आप अपनी उस पर देख लीजिएगा सॉफ्ट बुक में, तो ये काफी आपको प्रेजेंस में फर्क नजर आता है। ये आप लोग दिखा रहा है ओरिजिनल फोटोज टेकन बाय स्मार्टफोन लेफ्ट पे, ठीक है, लेफ्ट पे वो राइट के ऊपर आपका क्या है, इनहेंस फोटो क्वालिटी विद डीप लर्निंग मॉडल के साथ। बहुत वादे फर्क है, इधर तो दिख रहे थे सिर्फ मल्टीमीडिया पे आपको ना दिख रहे। तो ये एक DSLR अप्रोच जो टेक्नोलॉजी डीप लर्निंग के थ्रू इस चीज को मेक श्योर करता है कि जो आपके डेवलप किए जाने वाले इमेजेस उसको मजीद स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि। अच्छा जी, अगला क्या है जी,
अच्छा, एक चीज और भी अच्छी चीज है, ये भी अच्छी टेक्नोलॉजी का पार्ट बन चुका है, डीप लर्निंग। बात करना, आपके पास पुराने फोटोग्राफ्स पड़े होंगे ब्लैक एंड वाइट, तो उसके पिक्सल को वैल्यू को स्काई है ना, तो स्काई से रेलेवेंट जो इसके एग्जैक्टली मैचिंग पिक्सल है स्काई ब्लू, वो पेंट कर देगा। जहाँ स्किन है स्किन पेंट कर देगा, जहाँ वाटर है वाटर है, जहाँ सैंड है सैंड, जहाँ ग्रीनरी है वहाँ ग्रीनरी, कलर पिक्सल पे हर प्लेस करता है ब्लैक एंड व्हाइट पिक्सल को। बड़ी जबरदस्त चीज। इस पूरे को क्या प्रोसेस को बोलते हैं? टर्निंग मोनोक्रोम फोटोज इनटू कलर। अगेन टेक्नोलॉजी इज कौन सी? डीप लर्निंग कैन बी यूज टू टर्न मोनोक्रोम ब्लैक एंड व्हाइट। ये आमतौर पे एक टाइम था कि ब्लैक एंड व्हाइट कैमराज हुआ करते थे, फोटोग्राफ हमारे बड़े बूढ़ों की अगर वो, ये अच्छी चीज है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ को लेके इनटू कलर फोटोग्राफ में कन्वर्ट करते। दिस इज सोफिस्टिकेटेड सिस्टम which will produce a better photograph that simply turning grayscale value। एक्चुअली लेफ्ट साइड पे आपको देख रहे हो ग्रे स्केल है, ग्रे स्केल का मतलब व्हाइट एंड ब्लैक के दरमियान में ग्रे, व्हाइट भी इधर नजर आए होंगे, ब्लैक भी नजर आ रहे होंगे, इन बिटवीन भी नजर आ रहे होंगे। दिस इज ग्रे स्केल। यहाँ इसको हम आमतौर पे क्या बोलते हैं? मोनोक्रोम। इनटू एन अप्रोक्सीमेटेड, वेरी वेरी क्लोज टू, अप्रोक्सीमेट वेरी क्लोज, एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेट कलर। The original monochrome image has been processed, और प्रोसेस करने के बाद give a very accurate colored image। इनपुट लिया, आउटपुट आ गया। दरमियान में देख रहे हो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है? न्यूरल नेटवर्क की, आर्टिफिशियल, जो ऊपर हमने पढ़ी थी। हर पिक्सल के अगेंस्ट उसकी जो वो क्या था, लेबल्ड और अनलेबल्ड वाला सीन, पॉइंट टू पॉइंट। इसमें अगेन इसका एक और इम्प्लीमेंटेशन नजर आती है आपको वेबसाइट्स पे। जब कभी आप सर्चिंग करते हो ना, आपको कोई टॉपिक सर्च करना है, यू वांट टू नो अबाउट डीप लर्निंग सिस्टम। क्या है डीप लर्निंग सिस्टम? तो जब आप गूगल करते हो, डीप लर्निंग इज ट्रेन्ड बाय सर्चिंग वेबसाइट फॉर डेटा व्हिच अलाउज it to recognize features and the map, then map a particular color to a photograph, thus produce an accurate color image। सॉरी, ये वेबसाइट के हवाले से बात कर रहा, वो कह रहा है अच्छा ये ट्रेंड सिस्टम होते हैं जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के ग्रे स्केल इमेज डाला जाता है, उनको रिकग्नाइज करता है एक एक पिक्सल को, कहाँ माउंटेन है, कहाँ पे ग्रीनरी है, कहाँ पे ओशन है, कहाँ पे फिजिकल ऑब्जेक्ट जो हैं उनको कनेक्ट करता है, मैप करता है, एग्जैक्टली उसका कलर जनरेट करके फोटोग्राफ्स के अंदर एक्यूरेट कलर इमेज के तौर पे स्क्रीन के ऊपर ले आता है। इसका पता होगा आपको, चैटबॉट, आजकल के दौर में चैटबॉट सर्विसेज मिलती हैं। आमतौर पर आप वेलकम करते हैं वेबसाइट के ऊपर, मे आई हेल्प यू, आप उसका इंटरेक्शन करते हो, इंस्टेंट मैसेजिंग करते हो, आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट पैटर्न ऑफ ह्यूमन इंटरएक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग। आप मैसेज देते हो, वॉइस रिकॉर्डिंग करते हो, फिर मेक यूज ऑफ प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट्स के साथ एंड मशीन लर्निंग, व्हेन ए क्वेश्चन इज आस्क्ड चैटबॉट रिस्पॉन्ड करता है यूजिंग द इंफॉर्मेशन नोन एट द टाइम। आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ, बल्कि इन्हीं की वेबसाइट पे चले जाओ, यहाँ पे चैटबॉट आता ही है, इसको बोलते हैं चैटबॉट। ये चैटबॉट ही है, ये रोबोट ही है ना, चैटबॉट, चैटबॉट रोबोट चैटबॉट, ये चैटिंग के लिए। अस्सलाम देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू, स्टार्ट चैट, शुरू कर दो। नींद आ रही है? हाँ तो और क्या आ रहा है?
दिखने में मसला होता है, स्क्रीन नहीं दिख रही सही, मुझे लगा जैसे नींद आ रही है। कहाँ पे? स्टार्ट चैट ये जो इसमें इन्होंने कनेक्ट किया ना बाय veti.io, ये वेबसाइट है। veti.io आपको प्रोवाइड करती है कि आप अपने वेबसाइट के साथ इस चैटबॉट को, जो कि बने बनाए ऑर्गेनाइज मॉड्यूल्स बने हुए हैं, उनको आप कनेक्ट करके अपनी वेबसाइट के ऊपर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसका एक्चुअल ऑथर जो है वो ये है, ये वेबसाइट है। इसको इन्होंने अपना नहीं बनाया, बल्कि इसको यहाँ पे कोड को एम्बेड किया है अपनी कोडिंग के अंदर। ये आपको रेफरेंस देना पड़ता है, यहाँ पे ये नीचे रेफरेंस दिया हुआ है veti.io के नाम से। उसमें ये समझ लो प्लग इन किया गया उसके अंदर, पूरे वेबसाइट के ऊपर इसको प्लग किया गया, और इसके थ्रू आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस रोबोट के साथ, ये समझ लो वो आपका नहीं है जैसे व्हाट्सएप पे ऊपर आपके चल रहा है, जैसे चैट जीपीटी है, वेबसाइट है, एआई की वेबसाइट्स हैं। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हो। जो क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, वो दो, ये रिस्पॉन्ड करेगा। चेक करें, ये देखो आपको ले गया। पहले आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप अपने कंप्यूटर पे भी कर सकते हो, अगर आपका लैपटॉप है या सॉरी वो है मोबाइल है, उस पर भी कर सकते हो। फिर डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करोगे। ये समझ इसका एआई है, आप इसके साथ कनेक्ट होगे, मैक का भी है और इसका भी चल रहा है। स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स एंड फैमिली अक्रॉस योर डिवाइसेस, इसके लिए इस्तेमाल, मैसेजिंग वगैरह करने के लिए, इंस्टेंट मैसेजिंग ये वो। असल में ये क्यूरीज को रिस्पॉन्ड करता है, जो आप क्यूरीज दोगे ना। चैटबॉट्स इंटरेक्ट थ्रू इंस्टेंट मैसेजिंग आर्टिफिशियली रेप्लिकेटेड पैटर्न्स। भाई क्वेश्चन मेरा भी हो सकता है, क्वेश्चन आपका भी हो सकता है। यू वांट टू नो अबाउट पाइथन, आई ऑल्सो वांट टू नो अबाउट पाइथन, व्हाट इज अ पाइथन, व्हेन its classes resume or started on which date, ठीक है। इस तरह की जो क्यूरीज होंगी ना, तो ये मेरी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। तो ये आर्टिफिशियली क्या करता है, रेप्लिकेट करता है पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशंस, सॉरी इंटरेक्शंस यूजिंग मशीन लर्निंग। और व्हाट्सएप पे वही आपको पता है, ये एआई है, ये ब्लू कलर का, ये मेटा एआई के नाम से। ये भी क्या करता है, ये जब आप क्लिक करते हो तो आप यहां से अपनी क्वेरी दे सकते हो। यू वांट टू नो अबाउट व्हाई वी यूज पाइथन, जस्ट टेल मी पाइथन। लो आया कि नहीं आया? ये ले लो, चैट जीपीटी ले लो, या ये जो चैट बॉट है, ये असल में यही होता है कि आप इसके साथ इंटरेक्शन कर सकते हो। आपको जो क्यूरीज हैं, आप जानना चाह रहे हो। मेटा एआई तो आपको पता है व्हाट्सएप की एक अपनी बिल्ट इन फीचर, इन्होंने एआई फीचर आपको इंट्रोड्यूस करवा दी गई है। फ्यू डेज वीक्स पहले ये इन्होंने फीचर डाल दी थी, कुछ मंथ हो गए मेरे ख्याल में इसको, पहले नहीं थी इसमें, अब आ चुकी है। या चैट जीपीटी ले लो, या आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ, इस तरह की काफी सारी फीचर्स आपको मिलती होती नजर आएगी। अब आपको समझिए चैट बॉट क्या है, इंटरेक्ट थ्रू इंस्टेंट मैसेजिंग आर्टिफिशियल रेप्लिकेशन पैटर्न ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग। आगे क्या, टाइप मैसेज हो
या आपको पता है वॉइस रिकॉर्डिंग भी होगी। अब दो आप वॉइस के थ्रू मैसेज आपको कॉल बैक वो आपको मिलेगी। कॉर्टाना कभी यूज किया इसका? कॉर्टाना ये विंडोज में होता है, ये भी इसका टूल है वॉइस चैट करने के लिए। मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ था, फिर मैंने निकाल दिया। कॉर्टाना आप इंस्टॉल कर सकते हो, वो फीचर आपकी माइक के थ्रू आपसे वैल्यू लेगी, आप चैट भी कर सकते हो, टाइप भी कर सकते हो, और वॉइस के थ्रू भी इंटरेक्शन कर सकते हो, वो आपको वॉइस के थ्रू रिस्पॉन्ड मिलेगा। इसका भी अपना एक चैट बॉट अपना कॉर्टाना के नाम से। अलेक्सा मैंने आपको बोला था अमेजोन का है, गूगल का सीरी है, ये कोई 4-5 डिफरेंट चैट बॉट्स हैं। नेम some chat bots. आए कि नहीं आए? ये देखो ऊपर लिखे हुए, एप्पल का सिरी के नाम से है, अमेजोन का अलेक्सा के नाम से है, गूगल असिस्टेंट के नाम से है, और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्टाना के नाम से है। ये सारे असिस्टेंट्स हैं, वॉइस के थ्रू भी आपसे लेते हैं मैसेज, अगर चैट करना चाहो वो भी कर सकते हैं। वॉइस मैसेज मेक यूज ऑफ प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट्स एंड मशीन लर्निंग। व्हेन अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, a chatbot respond using the information known at the time। जो उसकी डेटाबेस में पड़ी होगी वो तो आंसर मिल जाएगा। कोई ऐसी बात आप करते हो जिसका आंसर उसके पास नहीं है, वो पता क्या करता है, इंटरनेट पे सर्च करता है कि इससे रेलेवेंट आंसर किधर से मिलेगा। उस वक्त आपको कहेगा देयर इज नो आंसर, लेकिन आप कुछ दिनों के बाद जाओ, अगर वही क्वेश्चन दोबारा करो, उसने सर्च करके ना सारी डेटाबेसेस का कनेक्ट करके उसका आंसर निकाल के रख दिया होगा आपके पास। नेक्स्ट टाइम अगर वही क्यूरी किसी और की तरफ से आपकी तरफ से दोबारा होती है, आंसर मिल जाएगा। जैसे मैं जानना चाह रहा हूं राइट नाउ हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मिसाल के तौर पे, अभी हो सकता है वो आंसर ना दे, लेकिन 2-3 दिन के बाद दोबारा करोगे वो कह देगा फलां जी है प्रेसिडेंट। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जैसे ये दिए, यू वांट टू नो आई एम द booksite.com चैटबॉट। आप इस वेबसाइट पे जाते हो, आपने कहा हेलो आई एम दी booksite.com, वो ओपन कर देगा वेबसाइट। चैटबॉट आपको रिप्लाई करेगा हाउ कैन आई हेल्प यू। क्या आपको किया आईसीटी ट्रेनिंग में किया था ना, यही आ रहा था मैसेज। आप कहोगे आई ऑर्डर ए न्यू A-level कंप्यूटर साइंस टेक्स्ट बुक, व्हेन विल इट बी डिलीवर्ड। आपने वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस किया हुआ है booksite.com पे, या आपको पता क्या आंसर देगा, कैन यू गिव मी योर ऑर्डर नंबर प्लीज एंड आई विल चेक फॉर यू। वो ऑर्डर नंबर आपने टाइप करे, तो फिर चेक करके आपको रिप्लाई कर देगा कि कब तक डिले है, कहाँ है, क्या है। नहीं जी, ये हमारा आज, कल तो ऑफ है, तो आज ये हमारा कंपैरिजन है। इसको अगर आप देखो, मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग, दोनों आपको पता सबसेट्स हैं। यही का सबसेट मशीन लर्निंग, और मशीन का लर्निंग का सबसेट डीप लर्निंग। enable machine to make decision on their own based on past data। जब इधर क्या है डीप लर्निंग, enable machine to make decision using a AI, a artificial neural network। इसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क लगता है, ऊपर आपको 4-5 एग्जांपल नहीं बताई, वो डीप लर्निंग की थी। इसमें नेटवर्क कौन सा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। जबकि उधर क्या होता है, उधर डेटाबेस में जो ऑलरेडी उसकी क्यूरीज भी रिजॉल्व करने के बाद उसने आंसर स्टोर किया वो देने शुरू कर देते हैं। इसमें बाकायदा वो डीप लर्निंग के थ्रू उसको प्रोसेस करता है, इनपुट्स लेता है, उसको प्रोसेस करने के बाद फिर उसको आउटपुट देता है। जबकि उधर क्या कर रहा है, मशीन लर्निंग में ऑलरेडी आंसर मौजूद है क्यूरीज के, वो आपको दे देगा। उधर there is a need of only small amount of data to carry out the training, लेकिन इधर the system need large amount of data during the training stages। ये फर्क है।
ये दोनों पे फर्क, इधर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए, इधर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, क्योंकि ट्रेन होना है उसने। इधर क्या है, मोस्ट ऑफ द फीचर इन द डेटा यूज नीड टू बी आइडेंटिफाइड इन एडवांस एंड देन मैन्युअली कोडेड इनटू सिस्टम। इधर क्या होता है डीप लर्निंग में, लर्न द फीचर ऑफ द डेटा फ्रॉम द डेटा itself and it does not need to be identified in advance। इधर लेबल डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मशीन लर्निंग में, इधर नहीं है ऐसा। उसी से इटसेल्फ से लर्न करता है, आइडेंटिफाई करता है और ये सारी चीजें कर लेता है। जब इधर क्या है, अप्रोच कौन सी यूज होती है, मॉड्यूलर अप्रोच टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम टास्क, ईच मॉड्यूल इज देन कंबाइंड टू प्रोड्यूस द फाइनल मॉडल। जबकि इधर क्या है, द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड एज ए सिंगल एंटिटी। उधर में मॉड्यूलर अप्रोच को आपस में कनेक्ट करके उसको सारे को असेंबल करके इंटीग्रेट करके फिर बताता है ये आउटपुट है। इधर क्या कर रहा है डीप लर्निंग में, वो बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक एज ए सिंगल प्रोजेक्ट के तौर पर डील करते हैं, उसमें मॉड्यूलर अप्रोच यूज नहीं होती इसमें डीप लर्निंग में। इधर क्या होता है, टेस्टिंग जब होती है ना, टेस्टिंग इट्स टेक लॉन्ग टाइम। जबकि इधर क्या होती है, एज कंपेयर टू मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में ये जो टेस्टिंग होती है टेक्स मच लेस टाइम टू कैरी आउट। अगर मॉड्यूलर अप्रोच यूज होगी तो लाजिमी टेस्टिंग भी ज़्यादा रिक्वायर्ड है उसका एक्यूरेट वर्जन डेवलप करने के लिए। इधर चूंकि एज ए सिंगल एंटिटी होगा, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कनेक्टिविटी होगी, तो ऐसे टेस्टिंग की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। उधर मॉड्यूलर टेस्टर यूज़ करने पड़ते, इधर मॉड्यूल नहीं होते चूँकि एज ए सिंगल एंटिटी ऊपर वाली लाइन में, इस वजह से ये कम पीरियड लगता है। यहाँ क्या होता है, रूल्स आर वेरी वेरी क्लियर विच explain why each stage in the model was made, clear rules। इधर क्या होता है, since the system makes decision based on its own logic, the reasoning behind those decisions may be very difficult to understand, that they are often referred to as black box testing। जी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो, याद हो इस चैप्टर में था ब्लैक बॉक्स वाइट बॉक्स टेस्टिंग। नहीं 12 चैप्टर याद होगा, हाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसमें टेस्टिंग ब्लैक टेस्ट था, फिर वाइट बॉक्स था, ब्लैक बॉक्स था, स्टब टेस्ट था, और भी 4-5 टाइप थे। ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स में क्या फ़र्क होता है बता सकते हैं? यहाँ अप्रोच जो यूज होती है ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स, एक में कोड की एक लाइन को वो वैल्यूएट करता है, डिटेल में जाता है, एक में जिस इनपुट्स और आउटपुट्स को एग्जामिन करता है, बस उसको कोड की इंटरनल स्ट्रक्चर से कोई मैटर नहीं होता। वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स में ये फर्क होता है, बिग कोड है, इनपुट्स दिए आउटपुट्स आए, ठीक है ओके। एक में क्या होता है, आपका पीस ऑफ कोड लिखा, एक लाइन को एग्जामिन करेगा, चेक करेगा। ब्लैक बॉक्स कौन सा है, वाइट बॉक्स कौन सा है? वाइट में डिटेल चेक होता है, ब्लैक में टेस्टिंग डिटेल होती है, बस ये वही है। जिसने रेफर के तौर पर उसको ब्लैक बॉक्स तो वेरी डिफिकल्ट होती है, तो देयरफॉर दिस सिस्टम नीड टू चेक इंडिविजुअली वन बाय वन स्टेटमेंट, लॉजिक के बेस पे, रीजनिंग के बेस पे सारे डिसीजन। ये जी फ्यूचर इसका बताया गया है, एआई का, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का। फिर बैक प्रोपगेशन है, ये चैप्टर है।